तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 7 में। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। अभी यहाँ पर एक काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ था देश के अंदर में कि क्या मस्जिद के अंदर जो है बेसिकली मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगना चाहिए। तो अभी इसी के ऊपर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है, उसी के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा। इस आर्टिकल से आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है। अगर आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे तो पार्ट 3 के साथ में जब आप लोग बात करते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट आप लोग के रखे गए हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, इसके अंदर अगर बात करें जब राइट टू रिलीजन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों को आप लोग का रिलीजन अपने हिसाब से एंजॉय करने का अधिकार देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है अपना अपना धर्म जो है उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, पर लेकिन एक दूसरे के धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसी के चलते यहाँ पर गवर्नमेंट भी जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती और यहाँ से निकल कर आता है सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जिसको आप लोग धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये रहता है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर चाहे तो सपोर्ट तो कर सकती है हमारे धर्म को, पर लेकिन उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इसीलिए हमारे देश का जो सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव माना जाता है। जबकि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में आप लोग बात करेंगे जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया या यूरोपियन यूनियन वगैरह हो गया, तो वहाँ का जो सेक्युलरिज्म है वो नेगेटिव बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है सेपरेट कर दिया गया है रिलीजन को कंप्लीटली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों क्यों गया? ऐसा इसलिए गया है क्योंकि पहले चर्च जो थी ना उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बेसिकली चर्च के अंदर जो पादरी हुआ करते थे या फिर जो भी वहाँ पर उनके धर्म के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी लार्ज स्केल पर सोसाइटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से नहीं गलत तरीके से उनको ट्रीट किया पुराने टाइम में। मतलब जो लोअर और मिडिल लोअर क्लास थी बेसिकली उनको यानी बिल्कुल परेशान करके रखा, टैक्स लगाए, पता नहीं क्या किया। तो बोला गया रिलीजन का जो मुद्दा है उसको बिल्कुल अलग रखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसलिए यहाँ पर अभी यूपीएससी के द्वारा मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था इसी से रिलेटेड। बोला यह गया था कि जो रिलीजन है वो अगर बात करें जो सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस का हमारे साथ में कंपेयर करने की बात की गई थी। तो चलिए वो तो अलग मुद्दा है। अभी यहाँ पर जो हाई कोर्ट में क्या बोला जाता है, हाई कोर्ट में ये बोला जाता है कि जो लाउड स्पीकर है वो अगर बात की जाए तो फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी कि एक तरीके से जो फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, जिसमें अपने अपने रिलीजन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, आगे लेकर चल सकते हैं, उसमें अगर जाकर बात की जाए तो यहाँ पर बेसिकली अधिकार नहीं है कि मॉस्क के ऊपर लाउड स्पीकर यहाँ पर लगाया जाए। आखिर लाउड स्पीकर क्यों यूज किया जा रहा था? देखिए माना जाता है कि लाउड स्पीकर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगर बात की जाए बहुत सारे लोग जो हैं वो मस्जिद के आसपास नहीं रहते हैं, तो दूर तक आवाज को पहुंचाने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने टाइम टू टाइम प्रेयर कर सके, जो 5 टाइम की नमाज होती है उसको अदा कर सके। और इसी के साथ में जब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि रोजे रखे जाते हैं तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि कब यहाँ पर टाइम है और कब टाइम कंप्लीट हो गया है, उसके रिलेटेड भी यहाँ पर ये बेसिकली ये लाउड स्पीकर लगाया जाता है। पर लेकिन कई सारे लोगों का ये क्रिटिसिज्म निकल कर आता है कि उसकी वजह से कई सारे लोग जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर जैसे कि आसपास में कोई स्कूल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह हो गया या फिर कोई और इशू भी होगा, कई सारे लोग रहते हैं कि अपने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, तो इसके चलते उनको लगा कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। जैसे महाराष्ट्र के अंदर तो यहाँ पर कई सारी बातें देखने को मिल रही थी। अलग अलग जो लीडर थे वो ये बोले थे कि मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे और वो सब चीज़ें। हालांकि उसको जो है बाद में रोका गया कि ये फालतू की बातें हैं और उनको बेसिकली एक अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है अभी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये वो तो खैर बिल्कुल ही मतलब बेतुकी बात लगी मुझे कि तुम अगर मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाओगे तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे तुम्हारी मस्जिद के सामने। मस्जिद के सामने क्या बजाना है? मंदिर में बजा लो हनुमान चालीसा जितना बजाना है। अगर यहाँ पे मस्जिद मतलब मंदिर में हनुमान चालीसा बजाओ अपना जितना भी बजाना है, यहाँ पर जो भी है इसमें ये मस्जिद के ऊपर जो अपना लाउड स्पीकर लगा के जो यहाँ पर किसी को ये करना है तो ये अपना लाउड स्पीकर में बजाओ जितना बजाना है। तो मतलब एक दूसरे के रिलीजन के पास में आकर कोई नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये मंदिर पर लाउड स्पीकर बजाना है फिर मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजाना, क्या ये सही है यहाँ पर? ये तो उसी को देखते हुए हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर मना कर दिया गया बेसिकली कि कोई भी लाउड स्पीकर जो है वो अलाउ यहाँ पर नहीं होगा। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को लाउड स्पीकर देखने को नहीं मिलेंगे मस्जिद के ऊपर, ये जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? ये सही है यानी कि राइट है या फिर रॉन्ग है? आप लोग अपनी राय बताइए। मेरी राय यह है कि जो भी इंप्लीमेंट हो वो पूरी सोसाइटी के ऊपर इक्वली इंप्लीमेंट हो, चाहे वो हिंदू का धर्म हो चाहे वो मुस्लिम का धर्म हो। अगर लाउड स्पीकर अगर अलाउ नहीं है तो वो कहीं पर भी अलाउ नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि फिर सब जगह बैन होना चाहिए। अगर एक जगह हो गया और एक जगह नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेंगी और अलग से एक अलग माहौल निकल कर आएगा। ठीक है,
तो ये पूरा एक मुद्दा था जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। डिस्कशन काफी शानदार आज का रहने वाला है। 2 आर्टिकल में काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो मॉब लिंचिंग के बारे में और एक हीट वेव के बारे में ये डिस्कस करूंगा। पर उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आज देखिए सैटरडे था, तो इसके चलते यहाँ पर मुझे एक आइडिया आ गया, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मतलब जैसे हिंदू आप लोग देखते हो, ठीक है, तो कई सारे बच्चे जो हैं वो नैनो भी देखते हैं, जिसमें मैं इंडियन एक्सप्रेस, इसी के साथ में जो एक डाउन टू अर्थ मैगजीन है, इसी के साथ में पीआईबी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर कवर करता हूँ, ठीक है। पर लेकिन कल शाम क्या हुआ, कल शाम ये हुआ कि मैंने वो वीडियो तो अपलोड कर दी पूरी जद्दोजहद करके, पूरा डिटेल में उसको पढ़ाकर, पर लेकिन उसके अंदर वॉइस नहीं थी, ठीक है। तो वॉइस नहीं थी तो फिर मुझे लगा चलो यार फिर से रिकॉर्ड करते हैं, पर लेकिन उस टाइम पर काफी लेट हो जाता। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि 2-2 वीडियो आप लोग कहाँ देखते फिरोगे, उस वीडियो को इस वीडियो के अंदर मैं मर्ज कर देता हूँ। और वैसे भी आज सैटरडे है तो कम आर्टिकल है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके अंदर मर्ज कर देंगे तो पूरे शानदार आर्टिकल हैं, आप लोगों को सुनकर मजा आ जाएगा। और उसमें एमसीक्यू भी हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एमसीक्यू मैंने वहां पर कवर किए हैं, अगर आप लोग देखोगे तो मतलब एक तरीके से वो आप लोगों का टॉपिक जो है काफी शानदार तरीके से पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों इसको अच्छे से एंजॉय करिएगा, क्योंकि मुझे लगा यार 2-2 वीडियो आप लोग देखते फिरोगे वो सारी चीजें। हालांकि मैंने अपलोड कर दी थी मॉर्निंग में, पर फिर मुझे लगा कि रहने देते हैं यार फालतू में, मतलब एक इसी वीडियो के अंदर डाल देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी पर एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों का सारा काम निपट जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे लगा, तो मैंने इसीलिए उसको बेसिकली रिकॉर्ड किया मॉर्निंग में, और फिर मुझे लगा रिकॉर्ड करने के बाद में कि इसी के अंदर मर्ज कर देते हैं। तो लगभग 1.5 घंटे के हो सकता है, 1 घंटा 20-30 मिनट की वीडियो हो जाए, थोड़ा सा और ज्यादा, पर लेकिन ये रहेगा कि एक वर्थ इट रहेगा। एक ही वीडियो में एक जगह बैठकर आप लोगों का सारा काम निपट जाएगा, 2-2 वीडियो के चक्कर में आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बताइएगा ये मैंने सही किया फिर गलत किया, आगे से नहीं करूंगा अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, उसका एक मोटिवेशनल कोटेशन भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशनल कोटेशन मैंने उसी में डिस्कस कर दिया था स्टार्टिंग में, और फिर जो एडिटोरियल है वो वीडियो के एंड में करता हूं मैं आप लोगों का, क्योंकि बहुत ही प्यारे आर्टिकल हैं जो मैंने नैनो के अंदर डिस्कस किए, और जो एडिटोरियल है ये वीडियो के एंड में और न्यूज एनालिसिस वीडियो के एंड में देखते हैं। तब तक आप लोग उसको अच्छे से देखिए, और अगर लगता है कि गलत है नहीं देखना है तो स्किप कर सकते हैं आप लोग उसको, ठीक है। स्किप कर पर डायरेक्ट एडिटोरियल पर आप लोग पहुंच जाना, तो डायरेक्ट एडिटोरियल देख लेना, किसी को लग रहा है नहीं देखना है, पर लेकिन आर्टिकल बहुत शानदार है, एक बार ट्राई करो, देखो आप लोग, अगर नहीं पसंद आए तो फिर आगे से बिल्कुल मत देखना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई एक मूवी पूरी दिखाकर और मैं फिर से बोलूं मूवी खत्म होती, फिर से तुमको ये मूवी बैठकर देखनी है ऐसे के ऐसे ही पोज में बिल्कुल उसी तरीके से, तो क्या आप लोग वो मूवी देखोगे? मुझे तो नहीं लगता है। कितने लोग आप में से ऐसे हैं कि वो मूवी फिर से देख लेंगे बैठकर? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने ऐसे हैं फिर से देख लेंगे बैठकर। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ इस नैनो मैगजीन की वीडियो के साथ में। मैंने पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी, वो भी पूरे दिल से, तसल्ली से, पर लेकिन उसके बाद में पता चला अपलोड करने के बाद में इसके अंदर वॉइस ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा जैसा किसी ने जो है मुझे ठग लिया हो बैठकर क्योंकि फिर से पूरी मूवी मुझे फिर से बैठकर देखनी पड़ेगी, फिर से रिकॉर्ड करनी है। कितने डायलॉग फिर से आने, वही ऐसे के ऐसे ही कितनी चीज़ें आएंगी निकल के, तो वही देखनी है। कितना मज़ा इस वीडियो के अंदर मैं ले पाऊंगा वो देखना है, क्योंकि कल जो है मैं कुछ ज़्यादा ही फनी मोड में था जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो देखते हैं अब ये वीडियो कितने अच्छे से मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ। आप लोग बताइएगा वीडियो के एंड में कि वीडियो में मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। वैसे एक बात है कि एक बार रिकॉर्ड करने के बाद में पता तो रहता ही है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लिखी हुई हैं, तो पढ़ाने में तो मजा आएगी, वो तो नो डाउट, पर हाँ वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितने अच्छे से इस मजे को लेते हो, ठीक है। आइए तो बात करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार ये कोटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों के सोचने का नजरिया चेंज करेगी। देखिए यहाँ पर ये बोला गया कि अगर जिंदगी में अगर आप लोग बिलीव करते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के सामने, और आप लोग उसको देखते हैं कि हाँ इसका सोल्यूशन आप लोगों को निकालना है, तो वो प्रॉब्लम वो काम जो है वो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन इसके अपोजिट में अगर आप लोग बिलीव करते हैं कि आप लोग इस काम को कर नहीं पाएंगे और आप लोगों से काम होगा नहीं, तो वही आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स, यानी कि वही आप लोगों के लिए रुकावट बन जाएगा। अब आप लोग यहीं पर ही देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा, बड़ा ही क्यूट सा उदाहरण है वैसे। उदाहरण ये है कि मान लीजिए आप लोगों ने पूरी कोटेशन पढ़ी और ये इंग्लिश में लिखी हुई है, आप लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता है ऑब्स्टिकल का। एक इंसान ऐसा है जिसने इसको जाकर तुरंत अभी गूगल में सर्च किया और ऑब्स्टिकल का मतलब देखा, अच्छा इसका मतलब रुकावट है, कुछ अड़चने हैं। एक इंसान ऐसा इसने बोला छोड़ो यार क्या करना है, देख के बाद में देखेंगे। फिर 1-2 बार हो रहा है उसके सामने, फिर उसने उसको इग्नोर कर दिया। पर लेकिन दूसरे वाले ने फिर से जाकर उसको गूगल में देखा, भूल गया था पहली बार देखा था ना, दूसरी बार फिर से देखा, अब की बार बंदे को याद रह गया। अब दोनों एग्जाम में बैठे हैं जाकर, और एग्जाम में जो है ये एंटोनिम सिनोनिम्स के अंदर में ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है। अब जिसने देख रखा है, जिसको इसका मीनिंग पता है, वो तो सीट पर बैठा बैठा उछल गया, कह रहा वाह मजा आ गया। अब जिसने नहीं देखा उसने तुरंत अपने माथे पर हाथ मारा, कह रहा है कि यार किस्मत फूट गई।
तो किस्मत फूटना और किस्मत बदलना, किस्मत बिगड़ना, ये सारे आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यहीं से ही आप लोग देख लीजिए, क्या पहले वाले ने जिसने 2 बार मीनिंग को देखा और उसको याद हो गया और हो सकता है उसने कोई सेंटेंस भी फॉर्म कर लिया हो, उसकी किस्मत अच्छी है या फिर उसने मेहनत की है, और दूसरे वाले की किस्मत अच्छी है या बुरी है या फिर उसने मेहनत नहीं की है, तो क्या आप लोग बोलोगे इसको? तो ए पर्सन बनना है या फिर बी बनना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोग ये कमेंट कि देखता हूं कौन कौन सा जो है ए बनना चाहता है और कौन सा बी बनना चाहता है। और दिल से लिखिएगा कि आप लोग हैं भी या फिर बनना चाहते भी हैं या फिर ऐसे ही बोलकर निकल गए हैं, क्योंकि जो भी बात बोला करो दिल पर हाथ रखकर बोला करो, क्योंकि मैं आप लोगों को जब भी पढ़ाता हूँ दिल पर हाथ रखकर ही पढ़ाता हूँ, इसलिए दिल से आते हैं जो भी शब्द निकल कर आते हैं, ठीक है। मेरा दिल जो है भरा पड़ा है शब्दों से। चलिए जो भी है, वीडियो को अच्छे से एंजॉय करें। कोटेशन कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताना। ये नहीं पूछूंगा कि दिन कैसा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि दिन जो है अब आगे आने वाला है कैसा रहेगा, पर लेकिन फिलहाल के हैं जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट जो है उसको आप लोगों को समझते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में होगा तो उसको क्लियर करके आप लोगों को चलना है। तो सबसे पहले जैसे हमारा पैटर्न रहता है, इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे, पर लेकिन आर्टिकल जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं जिनको सुनकर आप लोगों को मजा आने वाला है। एक आर्टिकल रहेगा यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफी सारी बातें यहाँ पर जानेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर बेसिकली आज के डेट में मुंबई में साफ सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर नदी का नाम आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट लगेगा और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे ये तो आप लोगों ने देखा होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये कई बार ऐसी चीजें जो हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं, तो इसके बारे में भी बात करूंगा आखिर किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। बीमारियों के बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। और हाँ, पहले वाले में भी यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर बीमारी वाला, इसमें तो कई सारे क्वेश्चन है बेसिकली जो मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ, और ये वो भी है जिसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। मिशन इंद्रधनुष के बारे में भी जानेंगे, और भी कई सारे क्वेश्चन है जिनको सुनकर आप लोगों को मजा आएगा और पूरा आर्टिकल भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो ये पूरा काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यानी कि अच्छे से एक एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझिएगा। इसी के साथ में जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातें की गई। यहां से पूरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिजास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे कैसे फॉलो की गई और कैसे कैसे चली, एक एक पॉइंट आप लोगों को पता चलेगा। NATGRID क्या है, इसका उद्घाटन अभी हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर साहब के द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। कई सारे तमाम क्वेश्चन के साथ में ये पूरा डिस्कशन आगे बढ़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो को अच्छे से आप लोग एंजॉय करोगे, और एंजॉय बिल्कुल टकटकी लगाकर करना है, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। और करने को तो यार ये वीडियो रात ही में रिकॉर्ड कर देता, पर लेकिन वही बात है कि जैसे कि एक शेड्यूल है शाम को सोने का, फिर सुबह उठने का, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने का, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है और फिर जो है सारा दिन जो है उल्टा सीधा चलता है। तो यही बस एक रीजन था, मैंने इसको शाम को रिकॉर्ड नहीं किया, और इसीलिए नैनो की वीडियो अगर कोई दिक्कत होती है वो शाम को रिकॉर्ड होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद में डिकोड करने में टाइम लेता है और फिर अपलोड करने में टाइम लेता है। तो अगर रिकॉर्डिंग की ही बात करूं, पीपीटी तो खैर बनी हुई है, रिकॉर्डिंग की ही अगर बात की जाए तो पूरा यहाँ पर 1.5 से 2 घंटा पूरा लग जाता है। 2 घंटे मतलब एक तरीके से पूरे लग जाते हैं जब अपलोडिंग करने के बारे में बात आते हैं, तो फिर थंबनेल अगर अपलोड करना और वो सारी चीजें, तो इसकी वजह से फिर मैं जो है बेसिकली हिंदू की अगर वीडियो होती है उस बाद फिर पूरा टाइम होता है, पूरा दिन, अगर कोई दिक्कत हो गई तो बना के बैठ के बना दो उसको, पर लेकिन ये वाली वीडियो में दिक्कत हो जाती है क्योंकि फिर रात हो रही होती है, ठीक है। और मैं ज़्यादा रात्रिचर प्राणी हूँ नहीं, अगर आप लोगों को बात करूँ, मैं थोड़ा सा मॉर्निंग पर्सन हूँ। रात्रि में जगने में मुझे ज़्यादा इरिटेशन होती है, मॉर्निंग में मुझे किसी टाइम उठा लो, मेरी बचपन की आदत है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। तो वाली बातें हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डे है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये जो टैगोर लिखा हुआ है ना, इनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था, पर लेकिन अंग्रेजों को जो है बेचारों से ठाकुर बोला ही नहीं जाता था, तो उन्होंने ठाकुर का जो है टैगोर कर दिया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ते हैं। पर लेकिन विकिपीडिया पर जाकर अगर आप लोग देखोगे तो इनका नाम जो है रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप लोग इसको समझ सकते हैं। इनका जन्म जो हुआ था ये 7 मई 1861 में हुआ था, और इसी डेट में 7 अगस्त 1941 में इनके द्वारा हम लोगों को अलविदा बोला गया। बहुत शानदार पर्सनैलिटी, एक तरीके से जानी मानी हस्ती आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि जिनको एक तरीके से नहीं अपने देश में तो जानते हैं, पूरे एशिया में इनका नाम रोशन हो गया था जब गीतांजलि को लेकर इनको नोबेल लिटरेचर प्राइज दिया गया, और एशिया में पहली पर्सनैलिटी जिनको 1913 में ये प्राइज मिला। तो पूरी इंडिया का नाम जो है इन्होंने रोशन कर दिया। वो अलग बात है, वो अंग्रेजों वाला इंडिया हुआ करता था, पर लेकिन फिर भी नाम तो रोशन किया ना, वो तो एक तरीके से इन्होंने तो मेहनत की ना, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इंपोर्टेंट मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनते हैं। हमारी कंट्री का जो नेशनल एंथम है,
तो किसके द्वारा लिखा गया? हमारी कंट्री का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? जन गण मन, तो वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, श्रीलंका का श्रीलंका नहीं, पहले बांग्लादेश का देखो फिर श्रीलंका में जाएंगे। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश का जो अमार सोनार बंगला वो किसके द्वारा लिखा गया? वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और तीसरा है श्रीलंका। श्रीलंका का डायरेक्ट नहीं लिखा गया, पर लेकिन इनकी राइटिंग से, इनके वर्क से इंस्पायर होकर श्रीलंका का जो है वो नेशनल एंथम निकाला गया है। तो कल को कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि भाई साहब ये तो बताओ कि 3 देशों के अकेले जनक जो हैं, बेसिकली जनक मतलब उनके राष्ट्र, उनके एक तरीके से नेशनल एंथम के जनक, ठीक है, कौन है उनके बेसिकली राष्ट्रगान के जनक? तो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये एशिया के पहली पर्सनैलिटी है जिनको यहाँ पर गीतांजलि के लिए, ये यहाँ पर इनको बेसिकली एक पोएट्री है यहाँ पर ये, जिसमें यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज मिला, वो भी लिटरेचर के फील्ड में। तो एशिया के पहले लिटरेचर के फील्ड के प्राइज जीतने वाली पर्सनैलिटी। तो यहाँ से एक अंदाज आप लोग लगा सकते हैं कितनी फेमस पर्सनैलिटी थे। इसी के साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर पूछूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को पढ़ाया भी था। पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन पूछने का मजा ही कुछ और रहता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन पूछ लूंगा तो आप लोग बोलोगे क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। पढ़ाने के बाद में जब क्वेश्चन पूछता हूं ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो वो आप लोगों को यहाँ पर मजा जो है मैं देना चाहता हूं, ठीक है। समझते हैं क्या क्या बातें हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह, अगर इसके बारे में बात की जाए तो यह है बेसिक बात, अगर आप लोग इसको समझ पाओगे यहाँ पर, कि बेसिकली इनको एक अवार्ड दिया गया था, पर हमारी कंट्री में एक इंसिडेंट हुआ था जो इनके द्वारा वो अवार्ड रिटर्न कर दिया गया था अंग्रेजों को, और उसके टाइम पर काफी सारी दिक्कतें देश के अंदर देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर उस अवार्ड का नाम भी आप लोगों को बताना है, और इसी के साथ में कौन सा वो इंसिडेंट था जिसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा वो रिटर्न कर दिया गया था। और वो इंसिडेंट जो है ना, वो अभी मैंने डिस्कस किया था पिछले महीने, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ यहाँ पर कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन कौन जो है वो सही आंसर देता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दी है, ठीक है। पहली वीडियो में आवाज नहीं आ रही है, पेन चलना बंद मत हो जाना, ठीक है। दौड़ा के मारूंगा वरना पता चला यहाँ की बार पेन चलना बंद हो गया। अब की बार आवाज तो आनी चाहिए। देखिए बेसिकली आवाज नहीं आई थी, तो ये कई बार क्या होता है ना, जैसे कि मान लो ये टेबल पर सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ था, जैसे मैंने टेबल हटाकर थोड़ा सा, नहीं मैं जब झाड़ू वाड़ू थोड़ा उसमें लगा रहा था उस टाइम पे, तो वो तार हल्का फुल्का मुझे लग रहा है हिल गया, वो थोड़ा नीचे लटका हुआ था। अभी मैंने उसको उठाकर ऊपर रख दिया, तो अभी आवाज़ जो है वो आप लोगों को बखूबी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब ये मत बोलना सर अपने रूम में अपना आप ही झाड़ू लगाते हो गया, ठीक है। भाई साहब मैं अपने काम कोशिश करता हूँ खुद से ही करूँ, इससे मेरी बॉडी भी ठीक रहती है। नहीं अपने काम खुद से करो अपने, जिससे कि तुम एक्टिव भी रहो थोड़ा सा। तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत हो यार ज़िंदगी में कभी। अब कोशिश करो कि अपनी लाइफ जो है अपने हिसाब से जियो, क्योंकि ज़िंदगी में अगर प्यार चाहते हो लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार वालों का, तो उनके ऊपर बोझ मत बनो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा बेसिकली आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे फालतू का ज्ञान है, बोलोगे फिर सर फालतू की बातें ज़्यादा करते हो। चलिए जो भी है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गीतांजलि। बाकी कौन सा गेम आप लोग खेलना पसंद करते हैं, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो डे है वो भी 7 मई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए गेम जो है ना एक आप लोग की लाइफ का पार्ट होना चाहिए। देखिए तो गेम आप लोग बोल लीजिए, पुराने टाइम में गेम बोल सकते, पुराने टाइम में नहीं, मतलब जब बच्चे हुआ करते थे तो उनके लिए गेम्स हो जाते हैं वो, अब जब बड़े हो गए तो एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब इंजॉयमेंट किस में था, गेम्स में था, एक्सरसाइज में। इंजॉयमेंट तो वैसा भी यहाँ पे था, पर लेकिन वही है फिट रहने के लिए अब ये करना पड़ता है लोगों को। तो दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है, पर लेकिन वही है कि पसीना निकलता है तो बॉडी फिट रहती है। तो आप लोग बताइए गेम खेलना पसंद करते हैं या फिर एक्सरसाइज। अगर गेम खेलना पसंद भी करते हैं तो कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा। रेगुलर ये 2 वीडियो आती है जिसमें करंट और स्टैटिक का आप लोगों को मिक्सचर देखने को मिलता है। अगर ये 2 वीडियो लाइफ का पार्ट बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला, मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अच्छे से इनको एंजॉय किया करो, तो इससे ताकि कोई दिक्कत देखने को न मिले। आइए चलते हैं आर्टिकल की ओर। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार तरीका आर्टिकल है, यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर यहाँ पर कवर किया गया। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री के जो बेसिकली प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा एक खिताब यहाँ पर एक तरीके से रच दिया गया। खिताब के मतलब इतिहास रच दिया गया। हुआ क्या, यहाँ पर ये बोडो साहित्य सभा में इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ये देश के पहले प्रेसिडेंट बन गए जिनके द्वारा यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया गया। आज तक कोई भी ऐसे प्रेसिडेंट नहीं थे देश के जो कि इसमें पार्टिसिपेट किए थे। आखिर क्या है वो सारी बात जानेंगे, उससे पहले क्वेश्चन है, बात की जा रही है बोडो इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी स्टेटमेंट है बोडो वाज एडेड बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये 2005 में, 2005 में। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबो। तो अटेम्प्ट कीजिए
देखता हूं चक्षु खोलकर कितने अच्छे से आप लोग आंसर देते हैं। बाकी आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो एक एक पॉइंट का आंसर आप लोगों को मिल ही जाएगा, टेंशन नहीं लिया करते। टेंशन को पेंशन दो और पढ़ाई पर फोकस करो, अच्छे से चीजों को एंजॉय करो, ठीक है। बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2 और पॉलिटी के अंदर आप लोग यहां पर इस आर्टिकल को कवर कर देख सकते हो। सबसे पहले तो कौन से नंबर का बोडो साहित्य सभा था यहाँ पर, ये तो 61वें नंबर की बोडो साहित्य सभा थी। यहाँ पर कहां पर देखने को मिली, तो आसाम के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिली। आसाम के अंदर अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं, आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है यहाँ पर कौन सा स्टेट पीसीएस का पेपर में देख रहा था, उसमें पूछा गया यहाँ पर कोकराझार, चिरांग, इसी के साथ में बक्सा और उदलगिरी, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र के ऊपर बेसिकली बोला गया था, इसके नीचे कौन सा मिलता है इनमें से, ठीक है, नाम दे रखे थे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का यहाँ पर पूछा गया। तो सारे के सारे ब्रह्मपुत्र से ऊपर है और इनको बोडोलैंड टेरिटरियल जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हम लोग बोलते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा काफी अच्छे से। आर्टिकल के अंदर कई सारी बातें आप लोगों को नहीं जानने को मिलेगी। तो 61वां संस्करण है यहाँ पर, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अब तक कोई भी प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया गया था किसी भी ऐसे मुद्दे के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अभी कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग समझ पाएंगे। एक शब्द यूज किया गया यहाँ पर बोडो, तो इस बोडो के बारे में आप लोगों को पहले मैं बता देता हूं। देखिए जब आप लोग संविधान के अंदर जाओगे तो आप लोगों को 22 लैंग्वेज देखने को मिलेगी, और ये 22 लैंग्वेज कहां पर है, ये 8वें शेड्यूल में है। यानी कि 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। क्या ओरिजिनली थी? नहीं, ओरिजिनली ऐसा नहीं था, ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी। तो 14 लैंग्वेज में 8 लैंग्वेज और ऐड की, और 8 लैंग्वेज ऐड कर दी 8वें शेड्यूल में, तो ये 22 लैंग्वेज होगी। तो ऐसे याद रखना, 8वें शेड्यूल में 8 लैंग्वेज ऐड करके 22 लैंग्वेज कर दी। इंटरेस्टिंग क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि बोडो जो है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके यहां पर ऐड की गई थी। तो बोडो लैंग्वेज जो है यहां पर ये 92वां संविधान में संशोधन करके ये 2003 में ऐड की गई थी। यानी कि जो 14 लैंग्वेज से हम लोगों ने यहाँ पर ये 22 लैंग्वेज की है, ये अलग अलग टाइम पर ऐड की गई थी। जी हाँ, आप लोगों से पूछ ले कि सिंधी कौन सा संविधान में संशोधन करके ऐड की गई थी, तो याद रखिएगा ये 21वां संविधान में संशोधन किया गया था 1967 में, उसके बेस पर ऐड की गई थी। इसी के साथ में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71वां संविधान में संशोधन किया गया था 1992 में, तब यहाँ पर ऐड की गई थी। और यहाँ पर बोडो के साथ में पूछ ले कौन कौन सी ऐड की गई थी, अगर क्वेश्चन बनाने का मूड ही आ जाए एग्जामिनर का, ठीक है, उन्हें कि तुम्हारा मजा लेने का मूड है एग्जामिनर का, तो आज तो चाहो बच्चों का मजा लेते हैं, देखते हैं कितनी पढ़ाई करके आए। तो बोलेगी बोडो के साथ में बताओ कौन कौन सी और लैंग्वेज यहां पर ऐड की गई थी जब यहां पर 92वां संविधान में संशोधन किया गया था 2003 में। आप लोग बोलोगे यार पढ़ा तो था पर लेकिन दिमाग से निकल गया। दिमाग में छाप लेना, ये ऐसी न्यूज है, क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं दबाकर, ठीक है। तो हो गया क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर बोडो, इसी के साथ में डोगरी, मैथाली, संथाली, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो टोटल मिलाकर बेसिकली 22 लैंग्वेज यहाँ पर होगी, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये 22 लैंग्वेज है जो कि आप लोग देखेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो कौन कौन सा संविधान में संशोधन किया गया, कौन कौन से साल में, ये ऑलरेडी एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये समझो कि ये क्वेश्चन का एक गठड़ी है, उन्हें कहते हैं क्वेश्चन की पोटली है, गठड़ी का पोटली बोला जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग निकल कर आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देना चाहूंगा, और ये सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, ये आर्टिकल में नहीं होती है, ये होता है बेसिकली, आखिर आप लोग लेक्चर सुनना क्यों आते हो, इसी के लिए तो आते हो यहाँ पर, ये होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी अगर बात करें यूएन के द्वारा यहाँ पर 2022 से लेकर 2032 तक का 10 साल जो है वो भाई साहब लैंग्वेज को दे दिए हैं। यूएन ये कहता है कि जो लोकल लैंग्वेज है ना, जो खत्म होती जा रही है, पकड़ कर उनको बोला करो। इसलिए बोलता हूँ गांव के रहने वाले हो, शहर में रहना स्टार्ट कर दियो, तो वैसा लैंग्वेज मत छोड़ियो, अपनी लैंग्वेज बराबर बोलते रहियो, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी यहाँ पर यही बातें बोलता है कि भाई साहब आप लोगों को ना इंटरनेशनल जो यहाँ पर ईयर ऑफ द इंडिजिनस लैंग्वेज एक साल पूरा दे दिया सेलिब्रेट करने के लिए 2019 में, और अभी पूरा एक दशक दे दिया 2022 से लेकर 2032 तक। लैंग्वेज कोई भी खत्म नहीं होनी चाहिए, अगर खत्म हुई तो फिर आप लोगों की खैर नहीं है। यानी कि यूएन खुद बोल रहा है कि आप लोगों को इन लैंग्वेज को सहज के रखना है और इनको अच्छे से इंजॉय करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पानी इतना ज़्यादा पी लिया ना अंदर से अजीब सा उन्हें, सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा पानी ज़्यादा पी लेता हूँ मैं, तो उसकी वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कभी कभी। ओके चले कोई नहीं, एंजॉय करिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी अगर बातें करें यहाँ पर बोडो साहित्य और सभा एज, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं, आसाम के गवर्नर जिनका नाम है जगदीश मुखी, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है बेसिकली मेघालय की, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शरण, ठीक है, शर्मा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पर ये है जिनका नाम है यहाँ पर कोरनाड संगमा, इसी के साथ में चीफ मिनिस्टर यहाँ पर जिनका नाम है यहाँ पर ये सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग। तो ये भी लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। आप लोग बोलोगे यार ये क्या करने आगे यहाँ पर, भाई साहब ये यहाँ पर आगे मजा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी कम्युनिटी है यहाँ पर, ये दूसरे एरिया में थोड़ी थोड़ी पाई जाती है, तो सबने आकर थोड़ा थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लिया। उन्हें कहते हम भी आ गए चाय पीने, तो क्या जा रहा है
पार्टी जब चली रही है, तो जब यहाँ पर पार्टी चली रही है तो एक आधा रसगुल्ला हम भी खा लेंगे, तो वही बातें हैं। तो जो बोरो है यहाँ पर, जिसको आप लोग बोडो भी बोलते हो, तो बोरो बोलो या बोडो बोलो, ये मत बोलना कि क्या बोल दिया, दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लैंग्वेज है लोकल एरिया में, आसाम के अंदर में, और लार्जेस्ट बोली जाने वाली लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है। स्प्रेड है यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न वाले कई सारे रीजन में, यानी कि आसाम और मेघालय में भी देखने को मिलेगी। तो बोडो टेरिटोरियल रीजन जो आसाम के हैं यहाँ पर, तो ये बेसिकली इन एरिया के डिस्ट्रिक्ट है जो मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर बताए। ये 4 डिस्ट्रिक्ट कम से कम आप लोगों को याद रखने, इनको नहीं भूलना है आप लोगों को। और यहाँ पर बोडोज को ऑफिशियली आइडेंटिफाई किया जाता है बोरो काचरी, ठीक है। तो बोरो काचरी अगर कोई बोले तो यहाँ से इसको कंफ्यूजन में मत लेना। तो बोडोज जो है वो स्पीक करते हैं बोडो लैंग्वेज, तो यानी कि ये इनकी लैंग्वेज हो गई। जैसे आप लोग हिंदी लैंग्वेज स्पीक करते हो या फिर कोई दूसरी, अरे भाई तुम्हारा क्या करना है, मतलब देख लो, चलो ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है आसाम के बारे में, ये हो गया नीचे मेघालय, तो यहाँ पर इधर हो गया नागालैंड, उधर अरुणाचल प्रदेश, और ये यहाँ पर आप लोगों को मणिपुर, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा। तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा लेकर चलता हूँ, उन्हें कहते हैं कि थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलता हूँ। अब नेक्स्ट लेवल में यहाँ पर अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में कोई भी बात आप लोगों से की जाती है, तो 2 शेड्यूल आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, शेड्यूल 5वां और शेड्यूल 6वां। आप लोगों को याद होगा पॉलिटिकल लेक्चर अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, जैसे कई सारे बच्चे जो है रिवाइज कर रहे हैं रेगुलरली, कई सारे तो ऐसे हैं एक दिन में 5-5 लेक्चर, 10-10 लेक्चर, एक बच्चे ने के द्वारा 50 लेक्चर एक दिन में निपटा दिए। मैंने कहा क्या करना चाह रहे थे, ऐसे तो यार तुम पॉलिटिक्स निपटा दोगे 4 दिन में। मैं ये मानता हूं कि अगर आप लोग ढंग से उस पॉलिटिक्स को देखकर चलोगे तो 10 दिन में पॉलिटिक्स खत्म कर सकते हो, ठीक है। पर लेकिन 50 लेक्चर देखने का मतलब समझ रहे हो, 4 दिन में निपटा दे। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने खुद मतलब एक तरीके से पहले भी लेक्चर कई बार सुन रखे थे, ठीक है, वही ये काम कर सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो ये भी लेक्चर आप लोग जाकर रिवाइज कर लेना, काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। संविधान के अंदर आर्टिकल 244 जो है पार्ट 10 के अंदर में ये ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करते हैं, और 2 एरिया है यहाँ पर, एक तो 5वें शेड्यूल में रख दिया गया और रख दिया गया यहाँ पर 6वें शेड्यूल में। कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बताऊंगा। देखिए था क्या, जैसे हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, हम अपना संविधान बनाने के लिए लग गए। संविधान बनाने के लिए लग गए, हम लोगों ने अपना संविधान बनाया, और 26 नवंबर 1949 में हम लोगों ने अपना संविधान जो है अपने आप को समर्पित कर दिया, और इसी के साथ में 26 जनवरी 1950 में जो है पूरा संविधान अपने आप को समर्पित कर दिया। पर लेकिन ये संविधान बनाना, पूरा दुनियादारी जो वहां पर चली, उसके बाद में हमारा एक संविधान आया बड़ा ही प्यारा से निकल कर, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे थे अपने लिए। पर लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी को क्या पता इस बारे में, जंगल में रहने वाले लोग हैं, वहीं से फल फ्रूट्स खाते हैं, जिंदगी बिताते हैं, अपनी जिंदगी को बिल्कुल नेचुरल तरीके से एंजॉय करते हैं। उनको थोड़ी ना पता है हमारा संविधान बन रहा है, उसके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटी दे रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो उसको थोड़ी ना पता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए थी, तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए थोड़ा ना संविधान था, मतलब वैसे लिखा था ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, लेकिन उनको पता नहीं इसके बारे में कि ऐसा कोई संविधान हम लोग बना रहे हैं। तो उनको कैसे कवर करना है, तो उनके लिए थोड़ी सी पावर उनको दे दी खुद से कि भाई साहब तुम अपने लाइफ को एंजॉय करो। 2 तरीके थे, एक तो ये था कि उनको पैंट शर्ट पढ़ाओ, बिल्कुल बाबू बनाओ, और उनको अपने साथ में मिलाकर रखो, और जैसे हम लोग जिंदगी को अपनी एंजॉय कर रहे हैं उनको भी ऐसे एंजॉय कराओ। दूसरा ये था यार उनकी जिंदगी में क्यों ही हम लोगों को बेसिकली एक तरीके से अपनी टांग अड़ानी है, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, उनको ऐसे अपनी जिंदगी को एंजॉय करने दो जिस तरीके से वो रहना पसंद कर रहे हैं नेचुरली। क्यों हम लोग को उनको निक्कर कपड़े पहनाने जब उनको पसंद नहीं है पहनने, तो वाली बातें थी। तो दूसरे वाला पैटर्न फॉलो किया गया, उनकी जिंदगी में इंटरफेयर करना मना किया गया, तो यहां से एक अलग ही पैटर्न देखने को मिला। तो इसके चलते उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई भी आकर मारकर चला जाए। हमारे जैसे लोग जो सभ्य लोग समझते हैं अपने आप को पढ़े लिखे, उनको बोला गया कि इस एरिया में जाकर एंट्री करना जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर भी लगाम लगी गई यहाँ पर, ठीक है। तो 50% के करीब जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो तो सारी आप लोगों को देखने को मिल जाती है 5वें शेड्यूल में। बची को जो 6 शेड्यूल में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने बोला था ना कि एटीएम के अंदर मनी नहीं है, ठीक है, यानी कि एटीएम के अंदर 2 एम है, मिजोरम और मेघालय, पर लेकिन मनी नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, 6 शेड्यूल में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगर बात करें टेक्निकली शेड्यूल जो यहाँ पर 5th जो है वो 6 से डिफरेंट है यहाँ पर, तो इसके बारे में डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता रखे हैं। डिफरेंस में क्या रहेगा, जो 5वां शेड्यूल है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो यूनियन एक्सटेंड करती है शेड्यूल एरिया में, पर लेकिन 6 शेड्यूल में जो है एग्जीक्यूटिव पावर अथॉरिटी जो है स्टेट के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। 5वां शेड्यूल जो है उसके बारे में बात करें तो एक तरीके से क्रिएशन के बारे में बात की जाती है ट्राइबल बेसिकली एडवाइजरी काउंसिल। 6 शेड्यूल के बारे में बात करें तो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, जो कि उनको पावर दे दी जाती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव और जुडिशरी भी, यानी कि लोकल एरिया के लोगों को इतनी पावर दे दी जाती है कि वो अपने आप खुद का कानून भी बना सके और खुद के लिए जुडिशरी का काम भी कर सके, क्योंकि हमारी चीजें वो ज्यादा मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको उनकी जिंदगी एंजॉय करने दो। तो वो वाली जिंदगी हम लोगों ने उनको एंजॉय करने के लिए दे दी, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बन जाते हैं। जैसे मेघालय के अंदर यहाँ पर अगर बात करें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो खासी हिल, जैंता हिल और गायरो हिल, इनके नाम पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी 1, 2 और 3, ठीक है। इसी के साथ में मिजोरम के बारे में बात करें तो चकमा, इसी के साथ में लाई और मारा। तो यहां पर एक हो गया चकमा, दूसरा हो गया लाई और तीसरा हो गया मारा। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चौथा हो गया त्रिपुरा, ठीक है। यहां पर सॉरी, त्रिपुरा का अलग हो गया। यहां पर अगर बात करें असम के अंदर में, एक हो गया दीमा, दूसरा हो गया कार्बी और चौथा हो गया यहां पर बोडोलैंड। तो दीमा, हसाओ, कार्बी, आंगलोंग और बोडोलैंड। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो बात की हम लोगों ने बोडोलैंड के बारे में। और छठे शेड्यूल के बारे में मैंने बताया था यहाँ पर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के बारे में 4 राज्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कमेटी का नाम आप लोग याद रखना यहाँ पर, ये है बारदोली ठीक है। तो बारदोली जो कमेटी है यहाँ पर, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि 6 शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए, ताकि इनकी कल्चर, इनके अधिकार, उनको सबको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो गोपीनाथ बारदोली थे, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे आसाम के। तो यहाँ पर इन्हीं से नाम से यहाँ पर कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन कल को ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ा तो यार ऐसी ऐसी चीजें दूंगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है। और रिवीजन करने के भी तरीके मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे अभी आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है। इसके साथ में एक थोड़ा सा, जब वीडियो कंप्लीट होने के बाद में एक ओवरव्यू में आप लोगों को देता हूं। उसके फिर बाद में आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोगों की जो है वो बेसिकली क्वेश्चन की वीडियो आती है वीकेंड में, जिसमें आप लोगों को फिर से एक मौका देता हूं रिवीजन करने का। इसके बाद में फिर मंथली वीडियो आती है, वहां पर मौका देता हूं आप लोगों को रिवीजन करने का। इसके बाद में फिर ईयरली वीडियो आती है, वहां पर मौका देता हूं रिवीजन करने का। तो इतने सारे रिवीजन तो यार मैं ही करा देता हूं, इससे फालतू क्या करोगे? वो तो वही होगी कि और क्या बच्चे की जान लोगे हैं, बताओ क्या करना है आप तो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोडो लैंग्वेज के बारे में। तो बोडो जो है ये वन ऑफ द 22 लैंग्वेज है जो लिस्टेड है यहाँ पर 7 शेड्यूल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोग को बताना है। यहाँ पर 2005 में इसको ऐड किया गया। तो अगर ढंग से आप लोगों ने लेक्चर सुनाया तो धड़ल्ले से आप लोग आंसर दोगे कि दोनों के दोनों गलत है। क्यों? 7 की जगह 8 लिख दिया, बेवकूफ बना रहे हो। इसी के साथ में 2003 की जगह 5 लिख दिया, यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। तो आंसर ये है। तो आप लोग ऐसे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। तो ये हो गया बोडो जो थी यहाँ पर, ये 92nd बेसिकली 2003 में। और इसी के साथ में 22 है यहाँ पर किसमें, 8वें शेड्यूल में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार। तो यार देखिए, मैं अपनी साइड से कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर आप लोग थोड़ा सा तसल्ली कर चीज़ों को ढंग से सुनेंगे और बेसिकली थोड़ा सा लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे, अगर गौर से टकटकी लगाकर सुनोगे तो, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस कर लिया, सारी बातें एक एक कर आप लोगों को बता दी कि मुद्दा क्या था। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाएगा। ये पॉलिटिकल स्टैटिक पोर्शन हो गया, ये भी यहाँ पर और ये भी यहाँ पर, जहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। और एक क्वेश्चन भी आप लोगों का अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। और यार ये जो क्वेश्चन पूछता हूँ इनका आंसर दिया करो, नहीं तो फिर से वही लाइन वाले दे दिया करूंगा जिसमें 1 मिनट लगती है और आप लोगों को बेसिकली मानिए टाइम पास वाली चीजें। तो वही अगर चाहिए तुमको तो वही कर लिया करेंगे। हालांकि वो काफी लंबे समय तक हम लोगों ने फॉलो किया। तो उस टाइम पर बेसिकली देखिए टाइम मेरे पास में थोड़ा सा कम हुआ करता था, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको एडजस्ट किया जाता था। तो जब टाइम कम रहता है तो उसकी वजह से वो चीजें हो जाती है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये क्वेश्चन बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इनके आंसर दिया करो, मुझे निराश मत किया करो, ठीक है। तो मेरी आशाओं पर आप लोग खड़े उतरा करो, ठीक है। तो इनके आंसर आप लोग जरूर दिया करो, ओके। आइए चलते हैं। तो ये तो हम लोगों ने ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात कर ही ली। आइए अब चल के बेसिकली मुंबई के अंदर साफ सफाई करते हैं। मतलब क्या हो गया, क्या दिक्कत है मुंबई के अंदर? जी हाँ, मुंबई के अंदर दिक्कत चल रही है। यहाँ पर बात की जा रही है सीवेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट के बारे में। समझते हैं पूरा क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ पर अच्छे से जानेंगे एक एक पॉइंट को, कोई माइंड में डाउट देखने को नहीं मिलेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कोई बुरी बात यहां पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब 30,000 करोड़ रुपए दिए तो बुरी बात कहां से होगी, उनको वसूल भी तो करेंगे। 30,000 करोड़ रुपए दिए मतलब अगर यहां पर कल को कोई गंदा नाला है जो कि जिंदगी बर्बाद कर रहा है, सिटी की आसपास वाले एरिया में तटीय इलाकों को खराब कर रहा है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा ना। तो उसी का इलाज करने के लिए कि पानी जो है गंदगी का वो यहां से निकल कर आए और फिर ये डायरेक्ट नदी में जाकर न डाला जाए, इसको स्वच्छ बनाकर नदी में डाला जाए, बेकार करके नदी में न डाला जाए। और नदी में डालना ही क्यों है, इसको स्वच्छ कर अपना फिर से यूज कर लो वहीं पर, क्यों फालतू में नदी से पानी निकाल के बेसिकली बर्बाद कर रहे हो। तो उसको आप लोग देख सकते हैं। एक बड़ा ही शानदार तरीका ये उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों के सामने है। ये वो उदाहरण है जहां पर काफी शानदार तरीके से ये पूरा एक ऐसा तरीका किया गया, कल को चलकर कोई यहाँ पर पानी की बोतल आ गई, कोई स्ट्रॉ आ गया, कोई चम्मच आ गई प्लास्टिक की, इसी के साथ में कोई पन्नी पॉलिथीन वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगी प्लास्टिक की, कोई यहाँ पर रस्सी आ गई, तो सारी की सारी यहाँ पर अड़ गई, यानी कि पानी निकल गया, बाकी की गंदगी यहाँ पर रुक गई। तो ये ऐसी कई सारी कंट्री में इस तरीके यहाँ पर एक तरीके से इलाज भी बांधे गए हैं।
पर लेकिन हम लोग जो है हम लोग तो ढंग से इन चीज़ों को इंप्लीमेंट तब करेंगे ना जब यहाँ ये नाले पक्के होंगे। नाले हमारे ऐसे कच्चे रहते हैं जो कि मुश्किल से यहाँ पर लगे होते हैं, वो भी टूटे फूटे रहते हैं जगह जगह से। तो हम लोग को ढांचागत विकास पर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसी के चलते बात की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट रिवर का नाम याद रख लीजिएगा, इसका नाम है मिथी रिवर। तो मिथी रिवर जो है यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है माहिम क्रिक। तो माहिम क्रिक और मैथई रिवर यहाँ पर न्यूज़ में है। क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। थाने क्रिक भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये होगी मैथई रिवर, सॉरी माहिम क्रिक। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें करता हूँ। होता क्या है, जब ये नदी है ये बेसिकली यहाँ पर आकर बे ऑफ अरेबियन सी में गिरती है। तो अरेबियन सी में गिरने के बाद में जो आसपास वाला पानी है वो इतना गंदा कर देती है कि मछलियों जो है सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मछलियां भी ये बोलती होगी इतनी गंदगी लाते कहाँ से हो भाई साहब, हमको तो खुद तो मरोगे मरोगे, हमको भी मारोगे, ठीक है नहीं तो तुम तो डूबोगे सनम, हमको भी लेकर डूबोगे। मछली भी ये बातें बोलती होंगी पानी में बैठी बैठी बेचारी। अभी मुद्दा क्या है, अभी मुद्दा यहाँ पर यह है कि सीवेज जनरेशन इन मुंबई के बारे में बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि मुंबई के अंदर में आज की डेट में टोटल मिलाकर 12.5 मिलियन के करीब जो पॉपुलेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर 2400 जो मिलीलीटर गंदा पानी निकालती है पॉपुलेशन। ये जो गंदा पानी निकलता है ये यहाँ पर बेसिकली बात करें, ये लाइन जो है नेटवर्क जो है सीवरेज का, ये है 2.5 बेसिकली 2000 आप लोग बोल सकते हैं किलोमीटर लंबा। और ये सारा पानी जो जाकर कहाँ पर गिरता है, अरेबियन सी के अंदर में। तो हाईली पोल्यूटेड पार्ट ऑफ अरेबियन सी में गिरेगा। तो जो कोस्टल एरिया में यहाँ पर यानी कि अरेबियन सी में जाकर गिर गया तो कोस्टल एरिया में जो भी जीव जंतु रहते हैं वो तो बेसिकली चिल्लाने लगते हो ना, बचाओ बचाओ बचाओ। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है यहाँ पर मैथई रिवर। तो मैथई रिवर यहाँ पर, और ये फ्लो करती है कहाँ पर, ये है माहिम क्रिक जो भी आप लोगों को दिखाया अरेबियन सी में। तो वहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट जाकर काफी ज्यादा गिरता है इन सारे एरिया से जो निकल कर आता है। तो इसकी वजह से ये एरिया जो है वो काफी बर्बाद हो जाता है। तो कल को चलकर कोई माहिम क्रिक या फिर मैथई रिवर के बारे में बात करें, मैथई रिवर, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा फोकस इसके ऊपर देकर चल रहा हूं। अभी यहाँ पर ये जो नेटवर्क है इसको यहाँ पर लेकर चलने की बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि कई सारे एरिया तो ऐसे देखने को मिलेंगे 100% एब्सेंट है, यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और 25% जो है ये सीवेज जो एंटर करता है वाटर बॉडीज के अंदर विदाउट ट्रीटमेंट। तो बिल्कुल गंदगी जा रही है, तो उसका क्या सॉल्यूशन आप लोग निकालोगे, ठीक है। तो उसके बारे में बातें की जा रही है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसके बारे में बात करूंगा, आप लोग इसको देख पाओगे कि कौन से राज्य के बारे में बात की जा रही है, कितना एरिया और क्या यहाँ पर बेसिकली किसकी रैंक है यहाँ पर पहला। अगर बात करें यहाँ पर जो सीवेज जनरेशन के बारे में, यानी कि जो नहीं यहाँ पर एक तरीके से जो एक नेटवर्क बना हुआ है गंदगी को निकालने का, तो सबसे टॉप पर बोला गया दिल्ली है और बाकी के 90% महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक के अंदर में। सही आंसर बताइएगा आप लोग, अभी आर्टिकल सुनते रहिए, आंसर भी आप लोग यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा मैंने मुद्दा आप लोगों को बता दिया। अब ये जो प्लांट लगाया जाता है यहाँ पर इस तरीके का, जो यहाँ पर ये गंदे पानी को ट्रीट करता है, तो यहाँ से पानी आएगा, रो जो गंदगी है यहाँ से आएगी, फिर उसके यहाँ पर इस तरीके छाना वाना जाएगा, फिर और अच्छे से इसको छाना जाएगा, फिर यहाँ पर इसको एयर कंप्रेसर की थ्रू से और पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ पानी करके फिर यहाँ से पानी जो है वो आप लोगों के लिए निकाला जाएगा। डिसइंफेक्टेंट्स भी डालते हैं यहाँ पर ताकि पानी जो है वो ठीक ठाक रहे, यहाँ पर ऐसा ना रहे कि ये पानी ऐसा हो गया इसने जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों की। तो वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक में 60% आप लोगों को यहाँ पर ये ट्रीटमेंट कैपेसिटी देखने को मिलेगी। यानी कि 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अगर आप लोग मिला दो तो 60% फैसिलिटी यहाँ से निकल कर आती है। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर आप लोगों से बात की जाए तो नोट इंस्टॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि यहाँ पर तो हम लोगों ने अब तक बनाए नहीं है। यहाँ पर ये लग रहा है कि करना ही क्या है, नदियाँ नाले हैं, बहा दो यार सारी गंदगी, फालतू में क्या काहे की टेंशन में पड़ रहे हो, जो जा रहा है जाने दो, नेचर जो है वो सबको अपने आप देख लेगी। भाई साहब नेचर जब पलट पलट के मारेगी ना तो भागे फिरोगे। तो बातें हैं। सबसे प्यारा राज्य मुझे बिहार लगता है, ठीक है। बिहार में क्या है, बिहार में बोले कि ऐसा है, ठीक है हमारे यहाँ कैपेसिटी है, ठीक है, हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखी है, भाई साहब नहीं करनी है यूज़, ठीक है, ऑपरेशनली नहीं है, ठंडी पड़ी हुई है, ठीक है। यानी कि हम वो हैं जो हमारे पास में होते हुए भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग बेसिकली जैसे हैं हम जिंदगी वैसे ही हम लोग यूज करते हैं ना, हम तो हैं भैया ऐसे ऐसे ही रहेंगे, तुमको जो करना है कर लो। चंडीगढ़ सबसे बेस्ट उदाहरण है यहाँ पर, जो कि फर्स्ट नंबर पर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनरेशन किया जाता है एक्चुअली जो ट्रीटेड वाटर यहाँ पर निकल कर आता है। अच्छा, चंडीगढ़ का जो एक तरीके से नक्शा तैयार किया गया था, जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, वो एक महान पर्सनैलिटी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो उनका नाम आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन सही आंसर यहाँ पर देता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने होगी, यहाँ पर बेसिकली ये बातें आप लोगों के सामने होगी। अभी बात करते हैं रीयूज के बारे में। अगर ये पानी इस तरीके से जो आ रहा है, क्या इसको रीयूज नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि पानी की वैसे ही कमी है। अभी आप लोगों ने देखा था, नीति आयोग ने बोला था आने टाइम में वैसे ही प्यासे लोग मरने वाले हैं, तो क्यों ना हम लोग इस पानी को ढंग से यूटिलाइज करें। जो गाड़ी धुलनी है, हमको अपने गार्डन में पानी देना है, किसी तरीके से कोई ना साफ सफाई करनी है, तो वहां पर इस पानी को यूज कर लो। पीने वाला पानी को बर्बाद किया जा रहा है।
जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, वॉशिंग एक्टिविटीज हो गया, रोड व्हीकल या फिर ट्रेन वगैरह को धुलने के लिए भी पानी यूज किया जाता है। ठीक है, फायर फाइटिंग के लिए पानी यूज किया जा रहा है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए, टॉयलेट फ्लश के लिए, यहाँ पर गार्डनिंग के लिए। यार यहाँ पर ट्रीटेड वाटर यूज कर लो, यहाँ पर कौन सा तुमको प्योर वाटर चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए, तो मिनरल वाटर थोड़ा ना यूज करना है, तो वो वाला पानी यूज कर सकते हैं, पर लेकिन नहीं, हम लोग अच्छे वाला पानी यूज करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि प्रपोर्शन ऑफ रीयूज ट्रीटेड वाटर मैक्सिमम, यानी कि जो यहाँ पर रीयूज हो गया पानी, उसको सबसे ज्यादा यूज कौन कर रहा है? हरियाणा कर रहा है 80%। ठीक है, पौडीचेरी कर रहा है 55%, दिल्ली कर रहा है 50%, चंडीगढ़ कर रहा है 35%। आप लोग बोलोगे अभी तो बोले थे चंडीगढ़ सबसे ऊपर है, वो पानी को ट्रीट करने में सबसे ऊपर है, यानी कि गंदे पानी को अच्छा करने में सबसे ऊपर है, पर लेकिन अच्छा करने के बाद में उसको यूज नहीं करता है। ठीक है, उसको छोड़ देता है, एंजॉय करो। ठीक है, तो ये वाला देखने को मिलेगा। तमिलनाडु है यहाँ पर 25%, मध्य प्रदेश 20% और आंध्र प्रदेश 5% ले देंगे। ठीक है, तो आप लोगों का कौन सा एरिया इनमें से है या फिर नहीं है, तो बताइए आप लोगों को इसके बारे में क्या फीलिंग आ रही है। ठीक है, ये चित्रकारी भी आप लोग देख लीजिए, चित्रहार आप लोग के बनाए गए। फायदा क्या रहता है, यहाँ पर कंटेमिनेशन को दूर किया जाता है, वो सारी फालतू की चीजें निकाल ली जाती है, माइक्रोबियल लोड जो खत्म हो जाएगा, तो इसके चलते यहाँ पर एक अच्छा पानी जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो सारी बातें हैं जो कि ज्ञान बांटा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने यहाँ पर? सबसे पहले तो यहाँ पर मुंबई के अंदर यहाँ पर ये चीज सुधारने की बात की जा रही है। इसी के साथ में मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को बताया, जहां से दिक्कतें देखने को मिले तो सोल्यूशन निकलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये एक सोल्यूशन ये है, कैसे कैसे रीयूज वगैरह कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर। और अब है क्वेश्चन आप लोगों के सामने, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक में अकाउंट करते हैं 90% टोटल इंस्टॉल जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है यहाँ पर। 90 बोला था क्या यहाँ पर, ये 60 है भाई साहब, 90 कहाँ से हो गया, तो ये गलत हो गया। दिल्ली की रैंक फर्स्ट बोल दिया। अच्छा फर्स्ट, दिल्ली तो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बने हुए, दिल्ली को फर्स्ट बना दोगे तुम। ठीक है, तो कॉमन सेंस था यहाँ पर, तो आंसर दोनों के दोनों गलत है यहाँ पर, आंसर इसका डी हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं यार आप लोगों से, अगर थोड़ा सा भी सीरियस होकर काम करोगे तो भाई साहब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अच्छे से आप लोग आंसर दे पाओगे, है कि नहीं। खतरनाक बीमारी है भाई साहब, पर लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है मिजल्स के बारे में, जिसको आप लोग खसरा बोलते हैं। खसरे का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये काफी खतरनाक आप लोगों को बीमारी देखने को मिलती है, खासकर बच्चों में काफी ज्यादा निकल कर आती है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें, तो आप लोगों का मजा आ जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ठीक है, यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर। इसी के साथ में जो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं उनके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे, तो यानी कि भरपूर है यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चन, ठूस ठूस के डाले गए इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए अच्छे से सुनिएगा, पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने ये डिस्कशन सुना है जब यहाँ पर आप लोग उसका आंसर देंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात क्या की जा रही है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी सोमालिया, यमन, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, इथोपिया, यहाँ पर जनवरी से लेकर फरवरी के महीने में दुनिया भर के मिजल्स के केस आए, यानी कि खसरे के केस आए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर यही तो काम करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ध्यान रखता है कहाँ कहाँ क्या क्या केसेस आ रहे हैं, और फिर लोगों को बताता है भाई साहब सावधान हो जाओ वरना दिक्कतें हो जाएगी। तो यही बात इनके द्वारा बोलेगी, और अभी रिसेंटली डबल हो गई केस, ये अभी 2 महीने के अंदर अंदर अभी यहाँ पर बात करें तो इसके चलते यहाँ पर यूएन की जो यूनाइटेड नेशन हेल्थ एजेंसी है उसके द्वारा भी यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बेसिकली कि कहाँ पर कितने केसेस हैं ये कोई नहीं आप लोगों से पूछने वाला है, और जहां पर बच्चों की बात आ जाती है वहां यूनिसेफ आ जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो एटलीस्ट यहाँ पर ये काफी बड़ा यहाँ पर ये रोल प्ले करने वाला हो रहा है। तो ये एक तरीके से 21 लार्जेस्ट और डिसरप्टिव जो आउटब्रेक है उसके अंदर यहाँ पर ये इंक्लूड किया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या हैं यहाँ पर, 5 ऐसे देश जो रिसेंटली अभी यहाँ पर जो मिजल्स को हटा चुके हैं, तो ये भूटान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया और तिमोर लिसेते हो गया। ठीक है, इसी के साथ में 5th जो कंट्री है यहाँ पर WHO के द्वारा यहाँ पर बेसिकली डिक्लेयर किया गया, तो यह श्रीलंका, जिसमें मई 2016 में इन्होंने इससे अपना पीछा छुड़ाया। 6 देश ऐसे हैं जिसे रूबेला भी लगभग आप लोग ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और तिमोर लिसेते इनका पीछा छोड़ गया यहाँ पर। देखिए हुआ क्या है, बेसिकली दिक्कतें क्या है, क्यों ये बीमारी निकल कर आ रही है। कोविड-19 ने भाई साहब इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बेकार कर दिया। तो इम्यून सिस्टम जैसे वो बेकार हुआ, अभी यहाँ पर कोई भी बीमारी जो है वो हमारे सर पर आकर नाचने लग जा रही है। ठीक है, तो उसी की वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इसके चलते काफी ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हम लोगों ने आधा चाट दिया, अब रहा सा यहाँ पर वैसे खत्म हो रहा है। तो उसी के चलते इसके ऊपर ध्यान देने की बात यहाँ पर दी जा रही है। तो ध्यान देने का तरीका है, जी हाँ बिल्कुल तरीका दे तो रहे हैं यहाँ पर। अगर बात करें इसके बारे में तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यहाँ पर यह कि बीमारी कैसी है ये बताओ, यानी कि बीमारी कैसी है, मतलब ये बीमारी कैसे फैलती है वो बता दो एक बार। भाई साहब ये बीमारी ऐसे फैलती है, कोई खांस रहा है, छींक रहा है, थूक रहा है
तो उससे दूर रहना, वरना बीमारी लग जाएगी। फिर मत बोलना बताया नहीं था यार ये तो लग गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। तो ऐसे ये बीमारी आराम से लग सकती है, यानी कि डिस्टेंस बनाकर रखना है। कोविड-19 की बहन है, ऐसे इसके पास मत जाना वरना चिपक जाएगी आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में बात करें यहाँ पर, तो बता दिया कैसे लग रही है। ये आज की नहीं है, 1963 में इसके लिए दवाई भी बना ली गई थी और लगभग 20 मिलियन की डेथ हो चुकी थी, 2 मिलियन की यानी कि 20 लाख लोगों की डेथ हो चुकी थी यहाँ पर। ये इस टाइम पर जब यहाँ पर ये दवाई मार्केट में आई, तो इसका मतलब है कि इसके आने के बाद में बीमारी जो है वो कम हुई है। देखिए सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन जो लोगों को यूज की गई है तो फर्क तो पड़ेगा। वो नहीं कहते, आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले एक एडवर्टीजमेंट आया करता था, वो ताबड़तोड़ तरीके से ट्रक चलाया करता था और उसको लोग बोलते थे इतना तेज मत चला भाई साहब, किसी दिन ठुक जाएगा, मर जाएगा, पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें बोलते थे, ऊपर वो सुनता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद देखते हैं तो आते हैं, मतलब देखने को तो देखते दीवार पर तस्वीर टंगी है, उसके ऊपर हार टंगा हुआ है, ठीक है। तो फिर बोलते हैं उसमें से तस्वीर में से निकल के उन्हें दिखाते हैं कई बार पिक्चर्स में, क्या तस्वीर बोल रही है, कहता है फर्क तो पड़ता है भाई। हाँ तब तो फर्क नहीं पड़ रहा था जब बोलते भाई कम सस्ता चला ले उसको, तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी बात करें तो यहाँ पर वैक्सीन जो है वो काफ़ी सही है यहाँ पर, और ये सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डाल रही है यहाँ पर ये चीज़ें, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो बच्चे हैं खासकर 5 साल से नीचे के, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है, तो उनको ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए बोलते हैं बच्चे का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, वरना सामने बहुत सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है छोटे छोटे बच्चों के लिए। उनको बादाम सादाम पिला खिलाकर पूरा टाइट रखो, ठीक है। मिजल्स वायरस जो है यहाँ पर ये है पारामाइक्सो वायरस, ठीक है। तो पारामाइक्सो वायरस फैमिली का आता है, यानी कि इस परिवार का ये नुमाइंदा है, जो कि यहाँ पर बेसिकली ये डायरेक्ट कांटेक्ट में या फिर एयर के थ्रू अगर कांटेक्ट में आएगा तो ये आप लोगों को ले डूबेगा। तो ये कैसी बीमारी है, एक वायरल बीमारी है, ये वायरस के थ्रू फैलती है, जो कि नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर थ्रू एयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्रेसिव इम्यूनाइजेशन जो ड्राइव है अक्रॉस द ग्लोब आप लोगों के सामने यहाँ पर चलाई जाती है। इसी के चलते अगर बात करें 73% कम हो गया 2000 से लेकर 2018 तक, यानी कि अगर यहाँ पर 2000 से लेकर 2018 तक आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, तो ये याद रखिएगा। सिम्टम जो है इसके आप लोगों को देखने को मिलेंगे 10 to 12 डेज बाद में। सबसे खतरनाक दिक्कत यही मुझे यहाँ पर लगी, कोई बीमारी हो गई है आप लोगों को सिम्टम्स ही नहीं देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सिम्टम्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं काफ़ी बाद में। चिकन पॉक्स आप लोगों ने नॉर्मली सुना ही होगा, और ये मिजल्स हो गया, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा पिक्चर्स आप लोगों के लिए डाली गई ताकि आइडिया रख सको। बाकी ये मिजल्स के आप लोगों को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पढ़ लो इनको। कफ वगैरह हो गया, बॉडी पेन, इसी के साथ में गले में सब भी दिक्कतें देखने को मिलेगी, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर ये इसलिए बताया गया ताकि आप लोग इनको समझ सको कि कल को अगर किसी को ये लग रहा है तो समझ जाना, हो सकता है ये बीमारी भी हो रखी हो, ठीक है। तो एक खसरे की बीमारी हो सकता है इंसान को लग गई हो, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, खसरे की बीमारी से अपने आप को बचाना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बीमारी अभी कहाँ पर ये देखने को मिली अगर बात करें तो यूक्रेन में। देखिए आप लोगों ने देखा हमारे देश के बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनने के लिए गए हुए थे, तो डॉक्टर बनने का फायदा क्या होता है। यूक्रेन में 2017 से लेकर 20 तक ये बीमारी जो है 1,15,000 लोगों को हुई, बस ओनली 40 लोगों की डेथ हुई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे हैं यहाँ पर लेकिन अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बात करेंगे 4,40,000 लोगों को ये बीमारी हुई, 8,000 लोगों की जान चली गई। यहाँ अगर 1 लाख थे तो यहाँ पर मान लीजिए 4 लाख हो गए, तो 40 के कितना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 चौक 16, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं 160 लोगों की डेथ होनी थी, 4 गुना अगर केस आ रहे हैं पर, लेकिन 8,000 लोगों की डेथ होगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की कमी है, ठीक है। फिलीपींस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 74,000 केस थे, 800 लोगों की डेथ होगी। मेडागास्कर के अंदर में 2,40,000 के करीब केस थे और 1,080 लोगों की डेथ होगी। तो आप लोगों से पूछ ले सबसे ज्यादा केसेस कहाँ पर आ रहे हैं, डेथ कहाँ पर हो रही है, तो आप लोगों को बता दी, यहाँ पर आप लोगों के सामने चार्ट भी है। तो मेडागास्कर, यूक्रेन, इंडिया, फिलीपीन, नाइजीरिया। इंडिया टॉप 5 में है भाई साहब, भूल मत जाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन जाएंगे, फिर बोलोगे क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं है, आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, वरना क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कर देते हैं, और ढंग से कवर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछूंगा फिर ये मत बोलना यार ये कहाँ से आ गया, क्योंकि क्वेश्चन भी बनाऊंगा इससे पूरा एक, ठीक है, जिससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसी के साथ में इंटरनेशनल जो यहाँ पर एक तरीके से पब्लिक हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप के बारे में याद रखिएगा, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 7 अप्रैल 1948 में यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया वर्ल्ड हेल्थ डे, और वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है वो इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अभी बोला 6 इसके ऑफिस हैं, वो 6 कहाँ पर है भाई साहब, एक तो हमारे हिस्से में भी आता है। साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल ऑफिस है वो इंडिया के अंदर में है,
अफ्रीका का कोंगो के अंदर है, यूरोप का डेनमार्क के अंदर है, ईस्टर्न मेडिटेरियन का इजिप्ट के अंदर में है, वेस्टर्न पैसिफिक का फिलीपीन के अंदर में है, और अमेरिका का बेसिकली यूएसए के अंदर में यानी कि वाशिंगटन डीसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बीमारी के लक्षण और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें वो समझ लिए। तो भाई साहब अपने बारे में नहीं जानोगे हमारी क्या हालत है इसको लेकर, बीमारी को हमारी हालत कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं है। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट केसेस आप लोगों को देखने को मिले 2018 में यहाँ पर 68,000 के करीब केस आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यानी काफ़ी सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिले, यानी कि ये बढ़ते घटते रहते हैं, ये डिपेंड करता है हम जो जैसी हरकतें करते हैं। इंडिया जो है यहाँ पर इसके द्वारा काफ़ी अच्छी चीज़ ये रही कि 2000 के करीब में 1 लाख से भी ज़्यादा केस आया करते थे, पर लेकिन अभी यहाँ पर 49,000 के करीब है 2015 में, यानी कि 2015 में 49,000 हो गए, 2018 में फिर से 68,000 हो गए। तो यहाँ से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, हमारी जो बेसिकली लापरवाही को ध्यान में रखते हुए चीज़ें चेंज होती रहती हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाए हैं, जी हाँ चलाए हैं, इसीलिए तो 1 लाख से इतने घट गए थे, और इनिशिएटिव थोड़े से डाउन हो गए तो फिर से बढ़ गए। तो यहाँ पर मिजल रूबेला ये वैक्सीन प्रोग्राम चलाया गया 2017 में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी ये चलाया गया, मिशन इंद्रधनुष यहाँ पर इसी के साथ में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष यानी कि इंटेंसिफाई करके भी चला दिया, पर लेकिन काम नहीं चला भाई साहब, क्यों वो अभी समझेंगे हम लोग थोड़ा सा। बात करें यहाँ पर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के बारे में तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया वीक सेलिब्रेट करते हैं ताकि चीजें सुधरे। तो 180 कंट्री मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, ये अप्रैल के लास्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि कब यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में कई सारी जो वायरस डिजीज होती हैं ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उनके लिए वैक्सीन को प्रमोट किया जाए, लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। और नेशनल इम्यूनाइजेशन जो वीक है वो 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया नियरली 20 लाख जो अनवैक्सीनेटेड और अंडर वैक्सीनेटेड जो चिल्ड्रन है वो आज की डेट में यहाँ पर इन दिक्कतों को झेल सकते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये रहती है कि सबको वैक्सीनेशन नहीं मिल पाता है, वो भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है। यूनाइटेड नेशन दूसरी एजेंसी यहाँ पर इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 लेकर चल रही है ताकि लोगों को बचाया जा सके इस बीमारी से और कल को चल के कोई दिक्कत देखने को न मिले, तो उसके बेस पर काम किया जा रहा है। बाकी मिशन इंद्रधनुष जो है पूछ ले डायरेक्ट क्वेश्चन हो, जो कि क्वेश्चन भी होगा उसमें भी आप लोगों को पता चलेगा, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मिशन इंद्रधनुष के बारे में बात की जा रही है, दिसंबर 2014 में यहाँ पर बात की जा रही है। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज देखने को मिला 90% यहाँ पर। 2014 में जब लॉन्च किया गया तो 90% कवरेज के बारे में बात की जा रही है। तो कोई बोले 100% है, नहीं भाई साहब 100% कहाँ से कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने तो ये बोल देंगे हमको लगवाना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वैक्सीन लगवाना नहीं लगवाना तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल कौन से के तहत बताइए, कौन से आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट है ये क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से एग्जाम में, बड़ा ही प्यारा सा। फोकस जो है वो बेसिकली पॉकेट पर जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा पड़ता है लोगों की उसको कम करने का था यहाँ पर। और यहाँ पर ग्राम स्वराज अभियान और एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान की फ्लैगशिप स्कीम की कैटेगरी में थे यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष, जिसके चलते कई सारा इंक्रीमेंट भी रहा यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को कवर भी किया गया। वैसे यहाँ पर बात करें तो इंटेंसिफाइड प्रोग्राम भी था यहाँ पर, जिसमें बात की जा रही है, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को फोकस किया जा रहा था, क्योंकि बच्चा और बच्चा दोनों का ध्यान रखना है भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। और इसको एनालिसिस भी किया गया प्रगति के थ्रू, यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, इसके थ्रू यहाँ पर देखा भी गया कहाँ कहाँ पर प्रगति हो रही है, तो उसको चेक भी यहाँ पर किया गया। तो बाकायदा ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है ना, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी चीज को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि यहाँ पर उसकी नहीं कहते खाल उखाड़ लो उसकी, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें कवर करनी है। तो कैसा लगा ये आर्टिकल जरूर बताना, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे सुना होगा। पर लेकिन हाँ ऐसे थोड़ी ना सुना है तो अब क्वेश्चन के आंसर दो ना। मिशन इंद्रधनुष 2016 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के अंदर में, तो किसके लिए है? इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री कैसे कैसे ऑप्शन दे रखे हैं, इंडिया ऑन रिसर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट आउटर स्पेस में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप लोगों ने सुना नहीं होगा ना इसके बारे में कुछ भी, तो भाई साहब ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग बोलोगे यार इंद्रधनुष कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, बेसिकली पृथ्वी के बारे में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के लिए यहाँ पर ये बेसिकली एक सॉल्यूशन है यहाँ पर, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं यहाँ पर। मिशन इंद्रधनुष बोला गया है 2014 में लॉन्च किया गया, जी हाँ। 100% इम्यूनाइजेशन नहीं भाई साहब, 100% कैसे होगा, बोलाना भी आधे लोग नहीं लगवाएंगे, तो 90% इम्यूनाइजेशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आ गया इसका निकल, तो आंसर इसका यहाँ पर ए हो गया। तो डिटेल में काफी एक्सप्लेन किया था एक एक पॉइंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर नेशनल इम्यूनाइजेशन जो सेलिब्रेशन के बारे में। तो ये मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया, ये क्या था बेसिकली, ये आप लोगों को देखने को मिला था मार्च, ठीक है, मार्च ही था ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी अरे भूलना नहीं, इतनी जल्दी भूल भी गए, अभी तो बोला था 16 मार्च आ रहा है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका ये हो गया बेसिकली 16 मार्च यानी कि एक और क्वेश्चन है, ये पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। ये तो जरूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार इधर उधर चले गए, थोड़ा सा आइडिया भी आप लोगों को रखना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज एजेंसी यहाँ पर यूएनओ की 7 अप्रैल 1948 में यहाँ पर जो बेसिकली डे सेलिब्रेट किया गया और इसी में वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम लोग बोलते हैं और यहाँ पर वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है, सारी बातें अभी डिस्कस करी है आप लोगों से। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और ये सारी बातें जो भी है यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट और फलान ढिमकाना। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहाँ पर आप लोगों के सामने है। अभी डिस्कस किया आप लोगों से एशिया पैसिफिक के अंदर में एलिमिनेट करना मिजल्स के बारे में। तो भूटान, इसी के साथ में डीपीआर यानी कि जो कोरिया है, और मालदीव और श्रीलंका। तो बोला ना अभी सारे के सारे पॉइंट याद नहीं है यहाँ पर, यही तो इनके बारे में तो बात की गई थी यहाँ पर, ये सारे के सारे आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, इसका आंसर भी डी हो गया। तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना नहीं है, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी लेकर जाना है। वो बेसिकली एग्जामिनर जो है उसको लगना चाहिए कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने बड़े सोच कर बनाए थे, पर लेकिन ये बच्चे तो हैं सलवी फैमिली के बच्चे हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। तो वो वाला माहौल आएगा तभी पढ़ने में मजा है और तभी जिंदगी जीने में मजा है। ठीक है, तो इस तरीके से एंजॉय करते रहो। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल को और चलते हैं। देखिए बाप लोग फीडबैक जरूर दिया करो, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताओ, बुरा लग रहा है तो बुरा बताओ। ठीक है, इसीलिए कमेंट बॉक्स भी खुला है आप लोगों के लिए, जो भी आप लोगों को मन में आता है वो लिखो यहाँ पर कम से कम कि हाँ अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, फीडबैक में क्या लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं, तो इनको ढंग से यूटिलाइज करो और कनेक्ट करने की अच्छे से कोशिश करो। ठीक है, ये जो आर्टिकल है काफी बेहतरीन आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी आप लोगों के हो जाते हैं, खासकर जब डिजास्टर के बारे में बात करते हैं। डिजास्टर जो है उसके बारे में हर जगह बात की जा रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिजास्टर कहां पर है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे पहले डिजास्टर के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बात करते हैं 1989 में। सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर डिजास्टर को, जो कि नेचुरल डिजास्टर होता है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, उसको टैकल करने के लिए इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिला 1989 में। यानी कि यहाँ पर ये 1900 जो बेसिकली 89 में आप लोग यहाँ पर चीज देखने को मिली कि यहाँ पर 1989 में कि ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करके चल सकते हैं। ठीक है, 1994 में लगा कि चीजें सही नहीं है, थोड़ा सा और सुधारेंगे, तो योकोहामा स्ट्रेटजी बनाएगी, प्लान ऑफ एक्शन, ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। योकोहामा शब्द याद रखेगा, सबसे पहले ये निकल कर आया। फिर इंटरनेशनल स्ट्रेटजी बनाएगी डिजास्टर रिडक्शन के लिए, तो यहाँ पर ये 1999 में, यानी कि यहाँ से लगभग 5 साल बाद, और फिर यहाँ से लगभग 5 साल बाद, और फिर यहाँ से आप लोगों को लगभग 6 साल बाद देखने को मिलेगा ये आगे यहाँ पर ह्योगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, जो कि 2005 से लेके 15 तक था। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर आ गया सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 2015 से लेके 2030 तक था। अगर ये पैटर्न आप लोग देखोगे तो कल को चलकर आप लोगों से पूछ ले सबसे पहले योकोहामा आया, ह्योगो आया या सेंडाई आया, तो याद रखिएगा सारे के सारे जो हैं ये एक पैटर्न में आप लोगों को नजर आने चाहिए। तो सबसे पहले वाई, फिर एच और फिर एस, तो इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं, या फिर SHY। ठीक है, तो जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि योकोहामा की बात कर लो, चाहे ह्योगो की बात कर लो, चाहे सेंडाई की बात कर लो, सारी की सारी जो सिटी है वो एक ही देश की है और वो देश है जापान। आप लोग बोलोगे आखिर क्यों, सारे के सारे जो है यहाँ पर जापान के अंदर ही क्यों यहाँ पर ये सारी मीटिंग्स वगैरह सारी देखने को मिल रही है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया भर के अर्थक्वेक, दुनिया भर के आप लोगों को वहाँ पर एक तरीके से बाढ़ वगैरह आती हुई नजर आती है, दुनिया भर के वहाँ पर बेसिकली एक तरीके से डिजास्टर देखने को मिलते हैं। पर लेकिन फिर भी जरा से टाइम में वो अपने आप को फिर से संभाल कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आओ देखता हूँ कौन आता है। ठीक है, तो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सारे के सारे फ्रेमवर्क यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के जापान के अंदर आप लोगों को देखने को मिले। अभी लेटेस्ट है सेंडाई फ्रेमवर्क, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर कल को कोई पूछ ले तो सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में तो याद रखिएगा 7 ग्लोबल टारगेट हैं इसके, 1 ग्लोबल आउटकम, 1 ग्लोबल गोल, यहाँ पर 13 गाइडलाइन है इसके अंदर, प्रिंसिपल, ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में सबसे ज्यादा बात यहाँ पर की जाती है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझिएगा। बेसिक चीजें बहुत सारी बताऊंगा, एक एक जो है वो ध्यान में रखकर आप लोगों को चलना है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हाईलाइट्स क्या है यहाँ पर इसके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉर द रेजिलिएंट आइलैंड जो स्टेट है यहाँ पर ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 यहाँ पर हो रही थी। कहां पर हो रही थी, ये ग्लासगो में हो रही थी, यूके के अंदर में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप लोगों से पूछ ले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कहां पर होने वाली है, तो ये याद रखिएगा ये इजिप्ट के अंदर में होने वाली है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहां पर होने वाली है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने वाली है, यूएई के अंदर में। तो कंफ्यूज मत हो जाना इसको भी लेकर बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा यूएई का मंगल के लिए मिशन जो है उसका नाम क्या है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, तो इतना तो हक बनता है ना पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन पूछ लूं, बनता है कि नहीं बनता है, यस या नो?
चलिए जो भी है आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजास्टर जो रेजिलियंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये काफी सारी चीजों को बेसिकली सही से लेकर चलने की बात करते हैं ताकि आने वाले टाइम में चीज़ों को सुधारा जा सके। एक ऐसा ढांचा रहेगी कल को डिजास्टर भी आ जाए तो खड़ा करके उसको कंट्रोल करके फिर से हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ये इसका मुद्दा रहता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो CDRI जो है यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये 2019 में जब UN की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली थी। दिल्ली जो है यहाँ पर इसके अंदर बात करें फर्स्ट और सेकंड जो वर्कशॉप हुई डिजास्टर रेजिलियंस के बारे में यहाँ पर दिल्ली के अंदर में CDRI 2021 में वर्चुअली हुआ और यहाँ पर फोर्थ जो इसका एडिशन है वो भी यहाँ पर बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है पार्टनरशिप विद यूनाइटेड जो स्टेट की गवर्नमेंट के साथ में इन न्यू दिल्ली, यानी कि USA के साथ में मिलकर हम लोग हाइब्रिड फॉर्मेट में चल रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा ऑनलाइन थोड़ा सा ऑफलाइन। तो ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो CDRI के बारे में बात करें तो इतने मेंबर हैं यहाँ पर, ये ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है और बेसिक मुद्दा यहाँ पर ये कि डिजास्टर को कैसे कंट्रोल करना है। पैसे भी दे दे भाई साहब, 2023-24 तक के चीजों को सुधारो तो सही, पैसे भी हैं आप लोगों के पास में, तो सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर लेकिन वही बातें हैं कि कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है जब भी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सुधर नहीं पाती है। तो इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें बेसिकली बताने की भी कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कल को चलकर कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो सारी जो पॉइंट है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अभी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, कल को चलकर अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर जरूर याद रख सकते हैं। वो क्या है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो पहली हुई थी सबसे पहले, जिसको स्कोप 1 आप लोग बोलते हैं, तो वो कब हुई थी, वो 1995 में आप लोगों को देखने को मिलती है और वो बेसिकली जर्मनी के अंदर थी, बर्लिन के अंदर में, ठीक है, बर्लिन के अंदर में, ठीक है। 1997 में फिर यहाँ पर ये थी तीसरे नंबर की, ये सारी नहीं बता रहा हूँ, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ से निकल कर आया तो ये 1997 की थी। 2002 की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी 2002 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8वें नंबर की। इसको दिल्ली डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसमें बोला गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर आप लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हो, यानी कि काम की बात हम लोगों ने बताया अगर ढंग से देखा जाए। 2007 में जो बात करें यहाँ पर, ये बाली इंडोनेशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें बाली एक्शन प्लान निकाल कर लाया गया जिसमें कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया 5 मेन कैटेगरी, यानी कि विजन होना चाहिए, मिटिगेशन होना चाहिए, एडेप्शन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। तो 5 जो मेन कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड की गई वो बाली के अंदर यहाँ पर डिवाइड की गई, तो ये याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 21 थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी, पेरिस के अंदर हुई थी और वहां पर हम लोगों ने बातें की थी। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो क्या था, वो था जब हम लोगों ने बात की 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना है और 1.5 डिग्री तक तो रखना ही रखना है, और 100 बिलियन पैसे की भी बात की गई थी, फंड देना पड़ेगा अमीर कंट्री को, गरीब कंट्री को। वो अलग बात है कि उन्होंने देने से मना कर दिया, तो ये हरकतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर फोकस क्या था कि कैसे रिड्यूस करना है डिजास्टर को, यानी कि लोग मर रहे हैं उसको घटाना है, ठीक है, अफेक्टेड हो रहे हैं लोग उसको देखना है, रीडायरेक्ट करना है एक तरीके डिजास्टर इकोनॉमी का जो लॉस हो रहा है, रिड्यूस करना है जो डैमेज हो रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहीं कुछ आप लोग को खत्म होते हुए नजर आएंगे, तो उसके ऊपर काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी आप लोगों के माइंड में इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर डिटेल में बातें बता दी। अब इतने डिटेल में बताइए तो क्वेश्चन ही पूछूंगा आप लोगों से। यहाँ पर बात की जा रही है योकोहामा, इसी के साथ में ह्योगो और सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, यानी कि कौन सी डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। तो ए में बोला गया 1 2, बी बोला गया 2 3, सी बोला गया 1 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर यहाँ पर डी है कि नहीं, सही आंसर बिल्कुल अच्छे से आप लोग देखना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, जब तक कोई चीज बिल्कुल सर पे ना आ जाए तब तक हम लोग सुधरते नहीं है। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पर देखा 2008 में मुंबई के अंदर में टेरर अटैक हुआ और उसके बाद में हम लोग को लगा यार अब चीजें सुधारनी पड़ेगी, तो हम लोग NATGRID निकाल कर लेकर आए। अभी इसका कैंपस जो है वो इनोग्रेट किया गया बेंगलुरु के अंदर में हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। समझते हैं पूरा मुद्दा यहाँ पर क्या है। बेसिकली अगर बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बोलते हैं इसको, NATGRID। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है ये बेसिकली हेल्प करेगा क्राइम को कम करने में, मतलब डेटाबेस तैयार करेगा, मॉनिटर करेगा कौन हवाला का पैसा इधर उधर जा रहा है, क्योंकि हवाला का पैसा जाता है वहीं से ही यहाँ पर क्राइम होते हैं। हवाला मतलब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है पाकिस्तान में और वो बोले इंडिया में कि यहाँ पर एक अपने दोस्त को कि यहाँ पर इंडिया के अंदर में बॉम्ब ब्लास्ट करवा दे, पैसा मैं तेरे दोस्त को किसी को यहाँ पर दे दूंगा। फिर ऐसा ही कुछ अगर इंडिया वाले को पाकिस्तान में कुछ करवाना है कि तू बॉम्ब ब्लास्ट करवा दे, मैं यहाँ पर तेरे किसी जान पहचान वाले को पैसा दे दूंगा। पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होगा, पैसा कैसे नहीं जाएगा, पर लेकिन यहाँ पर ये पूरा धंधा चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेररिस्ट फंडिंग होती है इस तरीके से, नकली नोटों की सप्लाई होती है, नकली दवाइयों की सप्लाई होती है, यहाँ पर बॉम्ब की थ्रेट देखने को मिल रही है, इलीगल आर्म स्मगलिंग होती है और टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। तो इनको सबको रोकने का काम करेगा यहाँ पर ये NTGRID
RID। आप लोग बोलोगे रजनीकांत है क्या, रजनीकांत का रोबोट चिट्ठी है क्या? जी हाँ। घर से इंसान निकला, गाड़ी में बैठा, किसी के साथ में फोन में बात करी, फिर यहाँ पर बैंक के अंदर पहुंचा, ठीक है, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के अंदर पहुंचा, ट्रेन के अंदर पहुंचा, पास यहाँ पर एक तरीके से पासपोर्ट डेटा ऑफिस में गया, यहाँ पर उड़ गया, फिर कहीं पर गया। तो सारी डिटेल जो है कहीं ना कहीं आप लोगों की रिकॉर्ड की जा रही है, कहाँ कहाँ पर आप लोग जा रहे हैं, कहाँ से आप लोगों ने टिकट कटाया, कहाँ से आप लोगों के बैलेंस अकाउंट से पैसे कटे, कहाँ कहाँ पर आप लोग इंटरनेट जो को लॉग इन किया। तो ये सारी चीजें आप लोग की बेसिकली नोट डाउन की जा रही है। अब इनको एनालाइज किया जाता है कि कौन कौन हरकतें कर रहा है, और इनका एनालिसिस करके डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस IB रिसर्च एंड रो एनालिसिस, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रो, डायरेक्टर जनरल ऑफ जो यहाँ पर जो ये सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सारी की सारी बैठती है, इस डेटा को एनालाइज करती हैं और देखती है कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत हो रही है, और कहाँ से मनी ट्रांसफर हो रही है, कहाँ से यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें निकल कर आ रही है, सबको चेक करते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं यहाँ पर। तो इसी के चलते 2009 में जब लगा, यहाँ पर 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ, 2009 में लगा सुधरना पड़ेगा, तो 2800 करोड़ रुपए दिए आ गए इसको सुधारने के लिए। हालांकि इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि इसके बारे में जब आप लोग याद रखते हैं तो वो ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू इसको नहीं लाया जाता है। हालांकि अभी देखेंगे मुद्दा क्या है, क्यों, क्योंकि केएस पुत्तस्वामी केस आगे यहाँ पर, और उसके चलते पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर से आप लोगों को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, तो यहाँ से राइट टू प्राइवेसी निकल कर आती है। तो ये NATZRID के ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। NATZRID ये इंटेलिजेंस बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लिंक करने वाला एक नेटवर्क है, जिसमें 10 सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज रहेंगी, और यहाँ पर प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहेंगी। ठीक है, यूटिलिटी बताई दी आप लोगों को, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर आप लोगों को चेक किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी, और जहां पर भी लगता है किसी ने हरकतें की उसी को धर दबोच लिया जाएगा। तो ये पूरा एक तरीके से हिसाब किताब आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब यहाँ से आप लोगों का द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन के जो एडिटोरियल है वो मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को न्यूज़ बता दी थी यहाँ पर जो हाई कोर्ट के बारे में, अभी यहाँ पर ये जो इश्यू था, अभी यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा नैनो का जो डिस्कशन था वो आप लोग बताइए, उसमें कोई डाउट तो नहीं लगा? अगर लग रहा है कि गलत किया तो यार उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि दो वीडियो आप लोगों को नहीं देखनी पड़े, इसके चलते मैंने ऐड कर दिया। आप लोग बताइएगा इसके बारे में, प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर लग रहा है कि आगे से नहीं करना है तो नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को, हालांकि कई सारे बच्चे बोले थे कि सर हिंदू और नैनो को मर्ज कर दो, ठीक है, तो ये एक अपने आप में ही आप लोगों का एक्सपीरियंस हो गया, बिना मर्ज किए ही एक ऐसा माहौल बन गया, तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी आप लोगों को पता है स्टार्टिंग में मैंने आर्टिकल डिस्कस किया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट टू रिलीजन के बारे में, मैंने बताया आप लोगों को कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक यहाँ पर आप लोगों के लिए ये अधिकार रहते हैं। अभी यहाँ पर एक एडिटोरियल भी है और ये न्यूज एनालिसिस का पार्ट भी है। बात की जा रही है MP यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर लिंचिंग के बारे में। लिंचिंग क्या होती है इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि हमारे संविधान में क्या इन चीजों के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि किसी जानवर को लेकर यहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे गाय के बारे में बात करें तो गाय का मांस अगर कोई लेकर जा रहा है तो यहाँ पर अगर उसके ऊपर पता चला है भी नहीं है उसके अंदर, पर लेकिन फिर भी लोगों को मार दिया उसका नाम लेके, ऐसा ही केस यहाँ पर देखने को मिला था राजस्थान के अंदर में। वो काफी बड़ा इशू बन गया था। यहाँ पर 2 बाप बेटे थे, वो मुस्लिम बेसिकली, जिसका नाम था फेलू खान। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था उस टाइम पर ये, तो यहाँ पर काफी बड़ा इशू बना था। तो 2017 की बेसिकली अप्रैल के महीने की बात है यहाँ पर ये, पर लेकिन बाद में पता चला कि उनके पास में गाय का मांस जो था वो था ही नहीं, मतलब उनको वैसे ही मार दिया गया। और मारा किसके द्वारा गया, तो ये पॉलिटिकल इशू बन जाता है। तो बजरंग दल के जो लोग थे उनके द्वारा अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये इशू देखने को मिला, और उसमें बात की जा रही है उस टाइम पर भी यहाँ पर कुछ ऐसा इशू देखने को मिला था। चलिए वो तो आप लोग ये काम की बातें नहीं, उनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, पर लेकिन जो काम की बातें हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा। संविधान के अंदर जब पार्ट 4 में आप लोग जाओगे तो DPSP रखा हुआ है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोग बोलते हैं। इन DPSP के अंदर जैसे मैंने बताया आर्टिकल जो बेसिकली पार्ट 3 संविधान के अंदर में 12 से लेके 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से लेके 35 तक देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अब जब 4th पार्ट में आप लोग जाएंगे तो 35 के आगे 36 हो गया, तो 36 से लेके 51 तक आप लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है। और इसी के साथ में जब पार्ट 4 का A में आप लोग जाएंगे तो इसको आप लोग फंडामेंटल ड्यूटीज बोल देते हैं। तो इन दोनों को जब आप लोग ऐड करेंगे DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो आर्टिकल 48 का A और आर्टिकल 51A, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर आर्टिकल 48A और 48 जो है ये बेसिकली अधिकार देते हैं गवर्नमेंट को। अधिकार का ड्यूटी है एक तरीके से कि हमारी कंट्री में जो भी यहाँ पर बेसिकली जैसे गाय हो गई, उनका कुछ अगर उनको बेसिकली नहीं एक तरीके से मारा वाजा अगर जाता है, वो बेचा जाता है,
तो उस पर रोक लगानी है और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग को भी प्रोटेक्ट करना है जीव जंतुओं को और इन्वायरमेंट को। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली इसके अंदर रोक लगाई गई है कि हमारे संविधान के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं। पर लेकिन ये भी कहीं पर अलाउ नहीं है कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग वाला केस यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जीएस पेपर 1 सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और गवर्नेंस इसको कैसे लेकर चल रही है, यानी कि वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अमृतसर के अंदर यहाँ पर और कपूरथला के अंदर भी यहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले जिसमें ये बोला गया कि ये एक मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग में क्या होता है, देखिए नॉर्मली किसी ने कोई गलत हरकतें कर दी तो उसको पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ने के बाद में उसको कोर्ट में लेकर जाती है, कोर्ट में जाने के बाद में उसके ऊपर केस चलता है, पूरा प्रोसीजर चलता है। पर मॉब लिंचिंग में जो जनता है वही अपने आप को कोर्ट समझ लेती है और वही यहाँ पर सोल्यूशन निकाल देती है। तो ऐसा इश्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कई सारी बातें आप लोगों ने नॉर्मली देखी होगी, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कोज क्या होते हैं मॉब लिंचिंग के, ज्यादातर तो इनटॉलरेंस देखने को मिलता है, रिलीजन के नाम पर हो गया, कास्ट के नाम पर हो गया। अभी साउथ इंडिया में कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले थे कि वहां पर बच्चा चोर बोला गया कि ये बच्चे उठा रहे हैं यहाँ पर, तो उसके चलते यहाँ पर एक बच्चे को नहीं, जैसे आप लोग बाहर से जाते हैं, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा जो बात बोलने जा रहा हूँ, और आप लोग किसी मोहल्ले में गए और वहां पर आप लोग बेसिकली चॉकलेट ले हो बैग में, आप लोग अपने लिए थे या फिर अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए चॉकलेट थी, लेकिन आप लोग को बच्चा दिख गया, आप लोगों ने उसको चॉकलेट दे दी। अब मोहल्ले में एक औरत है, औरत ने देख लिया कि बच्चे को चॉकलेट खिला रहा है, इसका मतलब कुछ मिलाकर बच्चे को चोरी करना है, उसने लोगों को बताया और आपको पकड़कर लोगों ने वहां पर पीटना स्टार्ट कर दिया। तो कभी भी सोच समझकर यहाँ पर ये चीजें देखिएगा, ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अगर माहौल बना हुआ है वहां पर बच्चे चोरी होने का, तो पता चला कि आप लोगों को भी उसी दायरे में लिया जाएगा, जबकि आप लोगों को पता भी नहीं, आप लोग अनभिज्ञ अनजान एक अनजान मुसाफिर है, पर लेकिन पता चला कुछ और ही हो गया वहां पर। तो इसलिए कभी भी यहाँ पर इन चीजों का थोड़ा सा सतर्क रहना, इसलिए कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, एग्जाम के लिए नहीं, कई बार इंसानों की जान बचाने के भी काम आता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रहता है सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, तो उसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो। कई बार बायसनेस देखने को मिलती है यहाँ पर, जब कोई एक तरीके से नहीं, रिलीजन के नाम पर कोई क्राइम हो गया इस तरीके से, ठीक है, कई सारी आइडेंटिटी, कास्ट, रिलीजन, क्लास को लेकर यहाँ पर चीजें हो जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ में काउ जो यहाँ पर विजिलेंटिज्म है एक तरीके से बढ़ रहा है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। यानी कि गाय को बचाना है, गाय किसी ने मार दी, उसके बदले फिर यहाँ पर इंसान को मार दिया पीट पीट के। अगर किसी ने कुछ गलत किया, जैसे मैंने अभी बताया पार्ट 3 में, पार्ट 4 में यहाँ पर बातें की जा रही है बेसिकली डीपीएसपी के अंदर में, तो उनको क्राइम देने का मतलब उनके द्वारा कोई क्राइम किया गया तो कोर्ट वहां पर उसको सजा देगा ना। हम लोग कौन होते हैं सजा देने वाले, हम लोग पकड़ पकड़ कर मार मार कर पीट दे रहे हैं, उसको पीट पीट कर मार दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोग की क्या राय है, ये सही है या गलत है, आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं। कोर्ट जो है मॉब लिंचिंग के बारे में बात करें तो लैक ऑफ स्पीडी जस्टिस देखने को मिलता है। कई बार लोगों को लगता है कि ये कोर्ट में जाएगा, इसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं, चलो हम ही इसको निपटा देते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पुलिस जो है कई बार वो भी एक्शन नहीं ले पाती है, चल रहा है भाई साहब केसेस चल रहे हैं, पुलिस इग्नोर कर रही है, ना एफआईआर दर्ज कर रही है, तो लोगों को लगने लगता है कि यार पुलिस भी नहीं कर रही है कुछ, तो हम ही को अपने हाथ में कानून लेना पड़ेगा, तो लोग जो है फिर यहाँ पर मॉब लिंचिंग के ऊपर उतर आते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके चलते अगर बात करें मॉब लिंचिंग के बारे में, जैसे मैंने डीपीएसपी के बारे में तो यहाँ पर बताया, काउ के बारे में, प्रोटेक्ट करने के इन्वायरमेंट के बारे में, पर लेकिन जब मॉब लिंचिंग के बारे में बात करते हैं तो पार्ट 3 में आर्टिकल 21 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी इंसान की जान ले लेना पीट पीट कर, ये कौन सा बेसिकली अधिकार यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल गलत है। पीट भी देना किसी इंसान को तो उसके फंडामेंटल राइट का अधिकार आप लोगों को छिनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और इसी के साथ में सोसाइटी में कई बार डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पर आर्टिकल 15 तो मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की, वो इसी मुद्दे के ऊपर बनाई गई है। मतलब उस लड़की के द्वारा ये बोला गया कि 2-4 रुपए हमारी जो धाड़ी के बढ़ा दो, तो उसका रेप करके उनको मार दिया गया, ये कंडीशन वहां पर देखने को मिली। तो इंडियन पेनल कोड के अंदर यहाँ पर अगर बात करें तो इन सब मुद्दों के बारे में भी कई सारे राज्यों के द्वारा कानून बनाने की बात की गई थी, पर ढंग से यहाँ पर कोई ऐसा इसके अंदर मेंशन नहीं है प्रॉपर इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के कि मॉब लिंचिंग जैसी, इसीलिए कानून में चेंज करने की बात यहाँ पर की गई थी कि भीड़ जो है वो किसी इंसान को यहाँ पर मार रही है। तो इससे रिलेटेड केस भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, यहाँ पर है बेसिकली तहसीन वर्सेस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉब लिंचिंग को बोला गया एक तरीके से ये काफी जो होरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी, यानी कि एक तो होता है डेमोक्रेसी, जनता का रूल, एक होता है मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र, यानी कि भीड़ का रूल, तो इसको मोबोक्रेसी बोला गया एक तरीके से कि मोबोक्रेसी का एक घिनौना चेहरा यहाँ पर निकल कर आता है, जिसमें सारी चीजों को ताक पर रख दिया जाता है। और बोला गया कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए अगर लिंचिंग का कोई केस निकल कर आता है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है उसको निपटाया जा सके। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और साथ ही साथ में स्पेशल कोर्ट जो है वो यहाँ पर स्पेशल टास्क बेसिकली दिया जाए, यहाँ पर टास्क फोर्स, स्पेशल कोर्ट के साथ में स्पेशल टास्क फोर्स भी रहे, ताकि प्रॉपर यहाँ पर लोगों को ढंग से बचाया जा सके। और अगर कोई विक्टिम है जिसको यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसको कॉम्पनसेशन भी यहाँ पर देना चाहिए। यानी कि पता चला यहाँ पर कोई इंसान थे, जैसे वो दोनों बाप बेटे के ऊपर अत्याचार किया गया तो उनको मारा गया, तो यहाँ पर कम से कम आप लोग बोल सकते हैं कि उसके परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं है, तो उसका ध्यान थोड़ा रखा जाए। तो ये बातें हैं। अभी वेस्ट बंगाल, मणिपुर, राजस्थान के द्वारा यहाँ पर
एंटी जो मॉब लिंचिंग कानून भी लेकर आया गया, झारखंड असेंबली के द्वारा ये पास रिजोल्यूशन किया गया। अभी रिसेंटली जब मैंने आर्टिकल भी आप लोगों से यहाँ से डिस्कस किए थे, तो मॉब लिंचिंग जो है वो एक तरीके की मोबोक्रेसी है, इनकी भीड़ तंत्र है। भीड़ तंत्र अपने आप को न्याय दिलाने की पोजीशन में समझ लेते हैं और ऐसे स्टेप उनके द्वारा उठाए जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा गलत और खतरनाक है। ठीक है, आप लोग की क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ये जो आर्टिकल है नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आज सैटरडे को निबंध होगा आप लोगों का, तो निबंध भी आप लोग लिखिएगा। बाकी मैं पोस्ट कर दूंगा यहाँ पर निबंध भी आप लोगों का, और ये थी वो आप लोग की वीडियो जिसमें वॉइस नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं। बाकी यहाँ पर ये वीडियो किस किस ने देख ली, एक साल का करंट अफेयर, इसको आप लोग जरूर देखिएगा अगर एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिसका भी एग्जाम है आज, शायद एग्जाम है किसी का आज, तो बोल रहे थे बच्चे कई सारे। बाकी यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी धूप पड़ने की वजह से, हीट पड़ने की वजह से जो लोगों की जान जा रही है, उसके बारे में बातें की जा रही है। तो यहाँ पर 413 जो लोगों की डेथ हुई थी 1981 से लेकर 90 तक, 575 हुई 2001 से लेकर 2010 तक का, 600 हो गई 2011 से लेकर 2020 तक का। हर दशक में जो धूप की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हीट वेव जो है वो यहाँ पर पिछले 50 सालों में लगभग 17,000 लोगों को मार चुकी है। ये आईएमडी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये आप लोगों को आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, ये काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिलेंगे यहाँ पर। हीट वेव क्या है, एल्बिडो वगैरह के बारे में भी आप लोगों को जानने को मिलेगा, क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्या कोई सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीजें हैं, तो एक एक पॉइंट पर कोई डाउट नहीं होगा, सारी बातें एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। ओके, ध्यान से सुनिएगा, एक एक टॉपिक जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा। हमारी कंट्री में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आईएमडी, इसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। याद रखना ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। इसके बेसिकली हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। कौन है इसके आज के डेट में जो बेसिकली चीफ, वो आप लोगों को बताना है। नॉर्मली अगर बात करें टेम्परेचर के बारे में, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर जो है 40 डिग्री यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, एटलीस्ट 40 डिग्री यहाँ पर पहुंचता हुआ भी नजर आ रहा है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लेन एरिया में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर प्लेन एरिया में रहते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग नॉर्मल एरिया में आप लोग रहते हैं जहां पर पहाड़ियां नहीं है, तो वहां पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, और पहाड़ी वाले एरिया में लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर पहुंच गया। और इसके बाद भी अगर बात करें यहां पर, अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके ऊपर भी अगर 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए, तो ये हीट वेव की कंडीशन बन जाती है। यानी कहने का मतलब ये कि जितना टेम्परेचर नॉर्मल जा रहा है उससे भी अगर 5-6 डिग्री ऊपर चला जाए, तो ये हीट वेव की कंडीशन यहां पर बनने लगती है। और इस हीट वेव की कंडीशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जाने लगती है। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पर, यह है बेसिकली वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसको WBT आप लोग बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिसेंटली अभी पूछा गया, आगे भी क्वेश्चन बन सकता है इसका। बेसिकली यहां पर ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आज की डेट में हमारी बॉडी जो है, जैसे धूप निकल रही है, तो धूप निकलने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में पड़ती है, हमारी बॉडी में से पसीना निकलता है। पसीना निकलने के बाद में हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। पर लेकिन एक ऐसी कंडीशन बन जाना कि बॉडी जो है वो अपने आप को ठंडा करना बंद कर दे। जैसे घड़ा है, घड़े में पानी ठंडा कैसे होता है, क्योंकि उसमें से कुछ पानी जो है वो उड़ता रहता है, वाष्प की थोड़ में वहां पर निकलता रहता है, इसलिए जो घड़ा होता है मिट्टी का, उसमें पानी ठंडा रहता है। पर लेकिन सोचो वो पानी ठंडा करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये कि उसकी कहानी खराब हो गई। तो बॉडी की भी कहानी जब खराब होने लगे यहाँ पर, वो अपने आप को ठंडा करना बंद कर दे, तो इसकी वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक आने लगते हैं। ठीक है, इसकी वजह से एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, एक तरीके से बिल्कुल रैशेस पड़ने लगते हैं स्किन के ऊपर, और जान तक चली जाती है यहां पर इंसान की। तो यहां पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि IPCC जिसको आप लोग बोलते हो, उसके द्वारा यहां पर ये बातें बताई जा रही है कि आने वाले टाइम में लोगों की जान जाना तक यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इतना बुरा, इतना ह्यूज टेम्परेचर यहां पर बढ़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो यहां पर निकल कर आ रहा है बेसिकली वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि हीट टोलरेट करने का टेम्परेचर जो है वो इतना पहुंच जाता है कि इंसान उसको टोलरेट ही ना कर पाए। ठीक है, ह्यूमन कैन नॉट टोलरेट हाई टेम्परेचर। तो इतना ज्यादा हीट और ह्यूमिडिटी आप लोग को देखने को मिलेगी कि इंसान को समझ में नहीं आता क्या है, वो पगला जाएगा, बिल्कुल वो वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। सोचो इस टाइम पर यहां पर जो आज की डेट में जो पक्षी हैं, खासकर अगर बात करूं, तो यार कोशिश करना कि छतों पर थोड़ा सा पानी जरूर रख देना, जिससे कि एक तरीके से उनकी जिंदगी भी थोड़ी सी आसान बनी रहे। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अपने अपने एरिया में इतना काम आप लोग जरूर करिएगा। तो यहां पर नॉर्मली अगर आप लोग सिटी के अंदर रहते हैं तो कहानी और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा। ये आप लोगों को बताता हूं, काफी प्यार से आप लोग इसको समझिएगा, और इस तरीके से किसी भी टॉपिक को तैयार कर लो कि आज पढ़ लिया फिर कहानी खत्म, आगे उसको खोलने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे अगर आप लोग गांव और शहर में कंपेयर करोगे, तो यहां पर एक लाइन अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, और ये हो गया शहर वाला एरिया लेफ्ट वाला, और राइट वाला हो गया गांव वाला एरिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? जैसे शहर वाले एरिया में आप लोगों को हर जगह बिल्डिंग नजर आएगी, पक्की कंक्रीट की रोड नजर आएगी, हर जगह आप लोग कुछ ना कुछ बना होगा,
बिल्डिंग भी इतनी बड़ी बड़ी होंगी जिसकी कुछ हद नहीं है, पर गांव में छोटे मोटे घर होंगे, इसके बारे में बाकी काफी एरिया जो है वो खाली पड़ा रहेगा, जहां पर ग्रीनरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब कहां पर ज्यादा गर्मी होगी, तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। मान लीजिए शहर में एक बिल्डिंग है यहाँ पर, अब मान लीजिए एक यहाँ पर ये प्लेन है गांव के अंदर में, अब यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ी और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर चली गई, जितनी इसे एब्जॉर्ब करी उतनी एब्जॉर्ब कर ली, तो उतनी ही गर्मी यहाँ पर पड़ेगी। पर लेकिन सोचिए जब यहाँ पर शहर के अंदर जाएंगे और एक बिल्डिंग है यहाँ पर, ये उस बिल्डिंग के अगर आप लोग स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग बात करेंगे, तो मान लीजिए ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर, इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर कितना बढ़ गया, अब ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ऊपर तो पड़ी रही है बेसिकली। तो जो गांव में रोशनी पड़ रही है वो ओनली इस सरफेस पर पड़ रही है, ऊपर वाले पर, और उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। पर लेकिन यहाँ पर क्या पड़ रही है, चारों तरफ से यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है, बिल्डिंग के अलग अलग जो स्पेयर है, सूरज वहां पर पड़ रहा है और उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। तो इसीलिए सिटीज में आप लोगों को बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती हुई नजर आएगी, और इसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से जो आज के में जो अर्बन एरिया है वो हीट आइलैंड बन चुके हैं, इतनी ज्यादा गर्मी वहां पर देखने को मिलती है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोग किसी एक पोस्ट सिटी के अंदर में रहते हैं और वहां पर आप लोग देखोगे जब गाड़ियां भी चलती हैं, उसके पीछे अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए, जैसे अगर आप लोग कहीं से निकलती हुई देखने को मिले गाड़ी और वहां पर खड़े हो जाओ, तो ऐसा लगता है आग फेंक रही है पीछे से वो गाड़ी, इतनी बुरी कंडीशन झुलसाने वाली निकल कर आती है। पर गांव में आज के दिन पेड़ काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पक्का जो ज्यादा नहीं है, वहां पर काफी जगह आप लोग कच्ची चीजें नजर आ जाती हैं, जिसकी वजह से आसानी से यहाँ पर जो एक तरीके से एक टेम्परेचर जो है कंट्रोल रहता है। और इसी में यहाँ पर देखिए तीन कॉन्सेप्ट आप लोग हो जाएंगे। एक तो हो गया, कोई पूछ ले आप लोगों से यहाँ पर कि हीट वेव क्या होती है, तो उसके बारे में बता दिया, नॉर्मल टेम्परेचर से 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, यहाँ पर उसको हीट वेव की कैटेगरी में आप लोग रख देगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का हो गया यहाँ पर वेट बल्ब, आप लोगों से पूछ ले क्या होता है, तो एक तरीके से बॉडी की क्षमता इस तरीके से खत्म हो जाना कि वो यहाँ पर सहन ही ना कर पाए टेम्परेचर को, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बॉडी जो है उस टाइम पर एक तरीके से इवेपोरेट करना, चीजों को इतना बंद कर देती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कूलिंग जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी का वो कहीं ना कहीं होना बंद हो जाता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड का हो गया, जहां पर एक तरीके से क्यों इतनी अर्बन एरिया में इतनी हीट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये है एल्बिडो का कॉन्सेप्ट। एल्बिडो का कॉन्सेप्ट भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें ये रहता है कि अगर कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज के में आप लोग सिटी के अंदर में रहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि सूरज की रोशनी पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये बेसिकली आप लोगों को एल्बिडो देखने को मिलेगा। जैसे कि एक हाई एल्बिडो का मतलब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा चीजें रिफ्लेक्ट कर दे। अगर बर्फ की सिल्ली है या फिर आप लोगों ने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, वहां पर आप लोगों को हाई एल्बिडो देखने को मिलेगी। क्यों? आप लोग गर्मी नहीं लगेगी, वो मैक्सिमम चीजें रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में ब्लैक कलर कोई होता नहीं है, ब्लैक कलर वो होता है जहां पर सारी चीजें सब्ज्यूम कर लेता है कोई कलर, उसको आप लोग नॉर्मली ब्लैक कलर बोल देते हो। नॉर्मली जो कलर है वो विगब्योर वाले कलर होते हैं। विगब्योर में कौन कौन से कलर होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, ये तो छोटी सी चीज है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। ब्लैक कलर की जो एल्बिडो है वो काफी कम होती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी सोख लेता है, 10% ओनली रिफ्लेक्ट करी, 90% सोख ली, तो एल्बिडो काफी कम होगी। तो वो एरिया जहां पर एल्बिडो काफी कम होगी, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टेम्परेचर जो है वो आप लोगों को बेसिकली काफी हाई नजर आएगा। और जहां पर एल्बिडो काफी हाई होगी, इनके रिफ्लेक्ट करने की पावर काफी ज्यादा होगी, वो चीज नॉर्मली गर्म होती नजर नहीं आएगी। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि गर्मियों में जब भी घर से बाहर निकले तो सफेद रंग का कपड़ा पहनकर बाहर निकलिएगा। ये जनरली आप लोगों ने देखा होगा। तो जो हमारे जो एक तरीके से जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं घर के, उनकी बात हम लोग को मान लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को काफी फायदा देखने को मिलेगा। घर से अगर बाहर निकलो तो सर पर आप लोग कोई भी हैट वगैरह और आंखों पर चश्मा लगाकर निकलिए, इससे भी काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पानी की बोतल साथ में रखिए, पानी पीते रहिए, इसी के साथ में कोशिश करिए कि धूप में ज्यादा बाहर ही नहीं निकले। तो ये चीजें आप लोग कुछ अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो इसके बारे में ये बातें आप लोग बेसिकली याद जरूर रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें फिलहाल ऐसा नहीं हमारा ही देश इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसी के साथ में आसपास वाले एरिया भी इस चीज से जूझ रहे हैं यहाँ पर। और लैंसेट के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो उसमें बताया भी गया कि यहाँ पर अगर बात करें अभी जो चीजें हैं अकॉर्डिंग टू द जो हीट के बारे में बात करें, तो चीजें अभी जो है यहाँ पर ये चीजें बढ़ती जा रही है। तो लैंसेट काउंटडाउन ऑन द हेल्थ एंड द क्लाइमेट चेंज रिलीज की गई, ये रिपोर्ट के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर इंडिया जो है वो 15% के करीब मोर वनरेबल है, यानी कि 15% ज्यादा लोग जो हैं वो अब यहाँ पर हीट का शिकार बनेंगे, ये बातें बोली जा रही है। अगर बात करें 90s के दशक के कंपेयर में। और जो सीनियर सिटीजन है, सोचे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ठंड के मारे कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है, अभी यहाँ पर गर्मी के मारे कई सारे लोगों की डेथ हो रही है। बात की ना मैंने 17,000 लोगों की जान चली गई पिछले कुछ टाइम में, ओनली किसकी वजह से? गर्मी की वजह से। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस एरिया में आजकल में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, इसकी किस तरीके से सिचुएशन खराब हो रही है वो हम लोग को समझनी पड़ेगी। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर सीवियर हीट वेव आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में।
और इसी के साथ में जो वेस्टर्न हिमालय के अंदर भी यहाँ पर बात की जा रही है तो वेरी हाई डेज टेम्परेचर आप लोगों को नाइट टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, जो कि 7 से लेकर 10 डिग्री तक जो अबव द नॉर्मल पहुंच गया है। और मैंने बोला जहां पर 6 डिग्री के करीब यहाँ पर अबव द नॉर्मल हो जाए तो हीट वेव की कंडीशन है। दिल्ली में भी यहाँ पर अभी कुछ ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये बताया गया है। दिल्ली का नाम क्यों लिया जाता है नॉर्मली? क्योंकि हमारे देश की कैपिटल है और कैपिटल के बारे में बताया जाता है, तो इससे एक पूरे देश के अंदर इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा, ऐसा कुछ देश में देखने को मिल रहा है। तो आज की डेट में कहानी जो है वो काफी लेवल पर खराब देखने को मिलेगी, चाहे आप लोग किसी भी एरिया में क्यों ना हो, मोर और लेस आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अपना ध्यान आप लोगों को रखना है। घर में कोई बीमार है, बुजुर्ग है, बच्चा है, उसका ध्यान थोड़ा ज्यादा रखिएगा ताकि चीजें जो है थोड़ी सी नॉर्मल बनी रहे। और इस टाइम पर जो अल्कोहल का कंजप्शन है ना, वो बिल्कुल ही यहाँ पर मनाही की जाती है। अगर कोई इंसान जो है इस टाइम पर दारू पी रहा है तो वो एक तरीके से अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। इतनी गर्मी में अगर कोई इंसान दारू पीता हुआ पाया जाएगा तो अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक दिन पहले और बताया था, यहाँ पर ये एक तरीके से हार्ट अटैक आने के चांसेस यहाँ पर बन सकता है। इतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पर ऑलरेडी पड़ रही है और उस टाइम पर ये अल्कोहल जो है वो बॉडी के अंदर और चीजें गर्म करती है, तो इंसान की डेथ तक होने के चांसेस यहाँ पर है। तो आप लोगों को पता है, कई बार बोला है कि जान है तो जान है। अगर चाहते हैं कि जिंदगी में चीजें नॉर्मल चलती रहे तो कम से कम सर्दियों तक ये चीजें, अगर किसी को आदत है तो सर्दियों तक यहाँ पर इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, वरना बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से बहुत सारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अंदर मतलब एक तरीके से अभी आप लोगों को बताऊं, मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था इसके बारे में रिलेटेड। गर्मी के टाइम पर यहाँ पर ये ऐसी चीजें करना ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकती है। तो अगर कोई भी ऐसा यार दोस्त है उसको आप लोग समझाइएगा, खासकर गर्मी में इन चीजों से एटलीस्ट दूरी बनाकर रखिए, ठीक है। वैसे तो छोड़ देना चाहिए, बहुत ही गंदी चीजें होती हैं, पर फिर भी अगर नहीं छोड़ पा रही है तो गर्मी में कम से कम डिस्टेंस बनाकर रखिए। इंपैक्ट क्या है इसका, अगर आप लोग बात करें तो इसकी वजह से मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी, देखिए डेथ तक लोगों की हो रही है, ये सीधी सीधी बात बोली जा रही है यहाँ पर, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसी की वजह से क्रॉप डैमेज, आप लोगों को मैंने बताया था, अगर कोई भी एग्रीकल्चर आप लोग करते हैं, कोई भी खेती करते हैं, उसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। इसीलिए साउथ इंडिया में कोई और खेती होती है, नॉर्थ इंडिया में कोई और, नॉर्थ ईस्ट में कोई और यहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग खेती होती है। तो टेम्परेचर कैसा है, मिट्टी कैसे है, वहां पर पानी यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, ये चीजें डिसाइड करती हैं कि उस एरिया में कैसी क्रॉप हम लोग उगा सकते हैं। तो टेम्परेचर भी काफी बड़ा रोल यहां पर प्ले करता है। तो क्रॉप डैमेज अगर होने लगेगी तो फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम पे। तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। लेस फूड प्रोडक्शन होगा तो हाई प्राइस होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वैसे इन्फ्लेशन बढ़ा रखा है, महंगाई बढ़ा रखी है, यूक्रेन और ये रसिया वार और अभी लेबर जो बेसिकली कोविड-19 की वजह से वो सारी चीजें वैसे ही बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा आप में से लाइब्रेरी में कौन कौन जाता है बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स में। लाइब्रेरी में आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाइब्रेरी में जाते हैं? आप लोग रूम पर बैठकर पढ़ते हैं जहां पर एसी नहीं है, और आप लोग लाइब्रेरी में जाते हैं जहां पर एसी लगा हुआ है। तो कहां पर आप लोगों को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है और आप लोगों की पढ़ने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, अगर एसी में लाइब्रेरी में जाकर आप लोग बैठते हैं और वहां पर एसी है तो आप लोगों की पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोगों का दिमाग इधर उधर कम लगता है। यहाँ पर ज्यादातर किताब में लगेगा, वरना गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, किताबें भी गल रही हैं, वो दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सोचो लेबर जो काम करती है खेतों में या फिर कोई किसी फैक्ट्री में, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर कम हो जाती है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों को देश के ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। इसी की वजह से जंगलों में आग लगती है और सूखा पड़ता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें, तो मृत्यु दर यहाँ पर, ये सारी चीजें, फसल में क्षति, ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो हीट वेव कहने के लिए तो हीट वेव होगी, पर रियलिटी में ये बर्बाद करने वाली वेव होती है। और ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता हुआ जा रहा है वैसे वैसे और ज्यादा दिक्कतें आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि हम लोग को समझना चाहिए कि हीट वेव को कैसे लेकर चलना है। तो इग्नोर करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं हीट वेव। अगर कोई इसको इग्नोर कर रहा है तो वो एक तरीके से काफी बुरी कंडीशन उसको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो क्या सोल्यूशन है इसका कोई? अगर आप लोग देखें यहाँ पर तो देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अपना बचाव ही सोल्यूशन है। पहले तो आप लोग ये बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोग उठा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे देश में यहाँ पर ये स्टेप जो उठाया गया, ये अहमदाबाद के अंदर उठाया गया। ये माना जा रहा है कि अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंदर आप लोगों को सिटी देखने को मिलेगी, 30 से लेकर 40% तक यहाँ पर जो हीट की वजह से लोगों की डेथ होती थी वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि हीट प्रूफिंग बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई। तो हीट प्रूफिंग बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर आप लोग बिल्डिंग बना रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा मटेरियल बीच में लगा दो जो कि इंसुलेटर का काम करता है। आप लोग नॉर्मली देखा होगा, अगर आप लोग बेसिकली यानी कि एक जो आप लोग कुकर पकड़ रहे हैं या फिर आप लोग बेसिकली जैसे हीटर पर कुछ रख रखा है और स्टोव पर कुछ रख रखा है, तो उसको पकड़ने के लिए पीछे जो डंडा होता है वो या तो लकड़ी का होगा या फिर प्लास्टिक का आप लोग को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर होता है, उसके अंदर गर्मी नहीं पहुंच पाती है और वो गर्म नहीं हो पाता है, भले ही वो चीज कितनी भी गर्म क्यों ना हो जाए जिसमें बेसिकली आप लोग कोई चीजें गर्म कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें, आप लोग यहाँ पर अगर कोई ऐसा मटेरियल लगा देते हैं बीच में
में कि हीट जो है वो आर पार ही ना हो पाए, तो इंसुलेटर आप लोग यहां पर लगा दीजिए। तो ऐसे घर काफी बिल्डिंग ऐसी तैयार की जा रही है अहमदाबाद के अंदर में, जिसकी वजह से 30 से 40% लोगों की जो डेथ होनी बंद हो चुकी है, और ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज के द्वारा बताया गया। तो दूसरे एरिया में भी जहां पर लगता है ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिल सकती है, वहां पर भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात की जाए, यहां पर कई सारे स्टेप और उठाए जा सकते हैं, जिससे रिप्लेस कर देना डार्क जो रूफ होती हैं, यानी कि जो घरों की छतें होती हैं वो डार्क होती हैं कई बार, तो ठीक है, वो यहां पर अगर उसको रिप्लेस कर दे कुछ व्हाइट मटेरियल से, उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन की पावर यहां पर बढ़ जाएगी। तो इसके चलते आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। डार्क रूफ क्या करती है, अभी मैंने आप लोगों को यहां पर बताया एल्बिडो वाला कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये अगर 100% इसके ऊपर अगर यहां पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो 90% एब्जॉर्ब कर लिया। अब सोचो आप लोग घर के नीचे रहते हैं तो वो अपने आप ही वहां पर एक तरीके से एक प्रेशर कुकर बन जाएगा घर पर। लेकिन आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, अगर एक ऐसे घर में आप लोग रहते हैं, मिट्टी का कच्चा घर रहता है, वहां पर ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर काफी सारी चीजें जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसके चलते कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली यही बताया गया कि घरों की स्ट्रक्चर तक हम लोग को चेंज करनी पड़ेंगे अगर हम लोग इससे यहां पर बचना चाहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखने के लिए आ जाए तो देखिए वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर चीज समझना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव लेकर चलना पड़ेगा, बिल्डिंग की स्ट्रक्चर आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। इसी के साथ में जैसे कि पानी जितना वेस्ट हो रहा है, साइकिल यूज करनी स्टार्ट कर दी, जहां पर आज के डेट में हम लोग बाइक वगैरह उठाकर चलते हैं, गाड़ी वगैरह उठाकर चलते हैं। नेचुरल चीजों के पास में हम लोग को जाना है, जिससे कि हम लोग चीजों को अच्छे से रख सकें। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोग को हमेशा बताता हूं, पेड़ लगाना। एसएलवी आर्मी प्लांटिंग ट्री, ऐसा करके आप लोग मेरे साथ में टैग भी कर सकते हैं ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर। तो इससे आप लोग क्या करिए, एक तरीके से हम भी मिलकर बहुत सारा काम कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पेड़ लगाना एक सबसे आसान तरीका है इन चीजों को कंट्रोल करने का। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो काफी एक प्यारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। तो कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर ज्योग्राफी के कवर हो गए। यहाँ पर बेसिकली वेट बल्ब के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली, ठीक है, अर्बन हीट के बारे में, हीट वेव के बारे में, एल्बिडो के बारे में, और क्या क्या सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकता है, इसके इंपैक्ट क्या पड़ते हैं। तो आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले, चाहे मेंस में चाहे इंटरव्यू में, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसको लिटरली कोई डाउट होगा। एक अच्छा आंसर भी दे पाएंगे आप लोग और चीजों को समझा भी पाएंगे। और यहाँ से ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीलिम्स के अंदर, आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। न्यूज एनालिसिस के बारे में बातें करते हैं। वैसे मैंने आप लोग कई सारे आर्टिकल यहाँ पर बता दिए, जैसे एक तो ये अजान वाला आर्टिकल, ये न्यूज एनालिसिस का था। यहाँ पर ये आप लोग का मॉब लिंचिंग वाला, इसका स्टार्टिंग का न्यूज एनालिसिस था आप लोग का यहाँ पर ये। अब यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली कुछ और बातें, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये, हालांकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, तो जिनका नाम है यहाँ पर तजेंद्र पाल बग्गा, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। बेसिकली उसी के बारे में इशू है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट को यहाँ पर यह है कि एशियन गेम जो कि यहाँ पर हांगझोउ में होने वाले थे चाइना में, ठीक है, तो उनको होल्ड पर डाल दिया गया, क्योंकि चाइना में कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसके चलते आप लोग समझ सकते हैं। गोडबिया जो है यहाँ पर, आप लोगों को पता है, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, अभी यहाँ पर इमरजेंसी लगा रखी है। तो यहाँ पर बेसिक एक मतलब इमरजेंसी लगाने की कंडीशन में चीजें पहुंच रही है फिर से। यहाँ पर लोगों के द्वारा रात को काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया, दिक्कतें काफी ज्यादा देखने को मिली, ठीक है। सेंटर दिल्ली जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में बात की जा रही है अभी यहाँ पर। तो इसके चलते ये इशू निकल कर आ रहा है कि दिल्ली के अंदर ब्यूरोक्रेसी को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो यानी कि यूनियन टेरिटरी है, तो उसके बारे में बात की जाती है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच के बारे में याद करते हैं तो याद रखना आर्टिकल 143 जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए भी यहाँ पर बेंच के बारे में बात करते हैं। वैसे आर्टिकल 145 यहाँ पर ये बेंच है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, बनाई जाती है। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर रहती है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक बेंच बनाने का। 5 या फिर उससे ज्यादा जज इसके अंदर होने चाहिए। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पॉलिटी के अंदर, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप लोग जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए कि एक मैन है, उसको अरेस्ट कर लिया गया माइनर गर्ल को असोल्ट करने में। सीसीटीवी में फुटेज सामने निकल कर आई और 2 माइनर गर्ल को रेप कर दिया गया, 4 अरेस्ट हो गए। तो देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है, कई बार आप लोग किसी भी लड़के के साथ में घूमने जाते हैं, जाती हैं, तो लड़की के साथ में कोई जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए यार अपना। कई बार उल्टी सीधी चीजें, शराब वगैरह, उल्टी सीधी पता नहीं क्या क्या चीजें पिलाकर फिर यहाँ पर गलत काम किए जाते हैं, तो जिंदगी बर्बाद होती है फालतू में। तो अपने आप को थोड़ा सतर्क रखिए और दूसरों को भी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि कोई दिक्कत देखने को न मिले। इंडियन पिनल कोड और इसी के साथ में पोक्सो के तहत यहाँ पर ये अब कानून चलेगा। बेसिकली इसके तहत देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। जो 7 साल तक यहाँ पर बेसिकली होल्ड पर रखा सेंटर के द्वारा जो एमएलए की जो यहाँ पर सैलरी बढ़नी थी, ये 54 से सीधी 90 कर दी। तो यहाँ पर इतना बड़ा जंप दिया गया था अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा कि 54,000 सैलरी मिल रही थी, उनको सीधा 90 कर दिया, ठीक है। इसका काफी क्रिटिसिज्म भी होता है, हालांकि वो एक अलग बात है, चलिए जो भी है। इसरो के जो चेयरमैन है यहाँ पर, वो बात करें वीनस के मिशन के बारे में, तो यहाँ पर ये 500 करोड़ का जो मिशन था, यहाँ पर कोस्ट 500 से लेकर 1000 करोड़ तक की आप लोगों को देखने को मिलेगी, बोली गई। एस सोमनाथ है यहाँ पर चेयरमैन। पहले चेयरमैन कौन थे आप लोगों को बताना है, तो 2024 में यहाँ पर ट्राई किया जाएगा इसको। तो देखते हैं कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। सूरज के लिए एक आदित्य 1 मिशन है, वो भी आप लोग याद रखते हैं, कल को मैच करने के लिए आ जाए तो।
इटली और इंडिया डिस्कस करेंगे यूक्रेन और G20 कोऑपरेशन के बारे में। तो यूक्रेन तो चलो जो भी है होगा, पर G20 कोऑपरेशन में ट्रायो का आता है इटली। तो ट्रायो का जो है इसमें 3 कंट्री होती है, एक तो जो ऑलरेडी G20 की मीटिंग होल्ड कर चुकी है, दूसरी जो होल्ड करने वाली है, और तीसरी जो प्रेजेंट टाइम पर होल्ड कर रही है। तो ये ट्रायो का अभी फिलहाल इटली जो है वो ट्रायो का में है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में G20 के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर 2023 में इंडिया में, 24 में ब्राजील में और 25 में ये साउथ अफ्रीका में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर फर्टिलिटी जो रेट है वो कम होता जा रहा है यहाँ पर, यानी कि जो बच्चे पैदा करते हैं अभी यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट पर वुमेन यहाँ पर 2.2 से घटकर अभी 2 आ गया है, यानी कि बच्चे कम पैदा किए जा रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 में यहाँ पर ये डेटा बताया गया। अगर बात करें 5 स्टेट, बिहार में सबसे ज्यादा है, मेघालय में दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर, झारखंड में चौथे और मणिपुर में 5वें नंबर पर। ये वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। कल को क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए। वैसे घटता जा रहा है ये आप लोग जरूर देखिएगा। आज का ये सुडोकू जिसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, ये टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। शानदार तरीके से स्टिमुलेटर के द्वारा आंसर दिया गया, हालांकि पूरे आंसर में यहां पर नहीं डाल पाया, तो मैंने कल का जो वीडियो था उसके नीचे पिन कर दिया है, तो इसको जाकर आप लोग देख लेना, सारे आंसर वहां पर प्रोवाइड करा दिए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा यार जरूर बताना, ये मर्ज कर अच्छा लग रहा है आप लोग अपनी राय इसके बारे में दे सकते हैं। बाकी जो भी है आप लोग बताएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपनी राय जरूर देना ताकि मैं कमेंट पढ़ूं तो मुझे आइडिया लग जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।